TDS, tax deducted at source, TDS। पार्ट 4 काफी लेंथी चैप्टर है। क्या कंसेप्ट है टीडीएस से रिलेटेड देखते हैं। अभी तक जो पढ़ा है अपन ने 194I, ये हमारा लास्ट सेक्शन था जो अपन ने कवर किया। क्या था 194I में? आई में क्या पढ़ा? रेंट। अगर साल का 240 से ज्यादा रेंट हो तो कितना टीडीएस कटेगा? वैसे 10 है, वो 25% करके क्या कर रखा है? 7.5%। ठीक। और वैसे अगर मशीन किराए पे दो तो उसके ऊपर कितना है? 2 है, लेकिन वो कोरोना की वजह से 1.5%। हस्बैंड वाइफ के नाम ज्वाइंट है तो इंडिविजुअली 240 से ज़्यादा हो दोनों का तो अलग अलग टीडीएस कटेगा। अगर दोनों का 4 लाख है तो दोनों का ही नहीं कटेगा, क्योंकि 2 लाख पे नहीं है टीडीएस। ठीक। गवर्नमेंट को किराया मिलेगा तो आप गवर्नमेंट का टीडीएस नहीं डिडक्ट कर सकते। वैसे टीडीएस काटने के लिए क्या चाहिए? इंडिविजुअल एचएफ की क्या होती हो? टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा या फीस 50 लाख से ज़्यादा। बाकी फर्म कंपनी हमेशा टीडीएस काटेंगे अगर 240 से ऊपर रेंट हुआ तो। ये पढ़ा। रेंट अग्रीमेंट में क्या क्या आता है? टेम्परेरी होटल नहीं आएगा, मैरिज पैलेस नहीं। रेंट मीन्स परमानेंट एग्रीमेंट रेंट का, मशीन का, बिल्डिंग का, वो सब इसमें कवर होगा। ये अपन ने पढ़ा। 194IA इस सेक्शन में क्या था? IA में क्या था कि अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, बायर हो, तो आप सेलर का क्या कट कर लो? टीडीएस। कितने %? 1। लेकिन ड्यू टू कोरोना 14 मई टू 31 मार्च 2021 0.75। अगर 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी बाय करते हो तो। अगर आप प्रॉपर्टी कम रेट में खरीद रहे हो तो वो एक अलग इशू है। वो कौन सा सेक्शन परेशान करेगा? 56(2)(10 कि आपको गिफ्ट मिल रहा है, और बेचने वाले को कहेगा तेरी सेल कितने की मानेंगे? जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो। ठीक। पर ये सेक्शन कहता है जितने की आपने खरीदी, बेची, रजिस्ट्री करवा रहे हो उसके ऊपर 0.75। मैं प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए की खरीद रहा हूं तो 70 लाख का 0.75 मुझे टीडीएस काटना चाहिए। अब ये सस्ती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो ये दिक्कत मुझे 56(2)(10 में है। बेचने वाले के लिए कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? 50C सेल कंसीडरेशन क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा। ये अपने IA पढ़ा। बोलो। IA में सामने वाले को 10 नहीं चाहिए, बार को पैन नंबर के बेस पे वो क्या काट सकता है आपका? टीडीएस। कौन सा फॉर्म भरेगा वो? कॉर्नर हो। हाँ, इसमें ना एक्ट में क्लियर नहीं है ये बात। कॉर्नर है। मैं अपने ही केस में बताऊं कि किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, खरीदने वाले ने 2 लोग थे, बेचने वाला एक, तो वो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री तो एक ही हुआ, दोनों ने ज्वाइन ने। मैंने तो उनको सजेस्ट किया टीडीएस काट लो, क्योंकि बाय चांस मान लो ऑफिसर ने नोटिस काट दिया तो ऐसा केस हुआ है ना काटने पे 20% ही काट दिया उसने ऑफिसर ने। फिर ऑफिसर कहता है अभी आपने काटा नहीं तो वही है। मैं कहता हूँ पैन ना जमा करवाने पे 20% है, मैं तो मैक्सिमम 20%। फिर आप केस लड़ते, फिर वो 20% वो आप पे पेनल्टी लगा दे ऑफिसर कि भाई तेरी गलती है, इसलिए काट लो तो अच्छा है। बाकी अभी तक इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं है इस चीज़ पे। तो नॉर्मली क्या है, आप काट लो। टीडीएस कितना है? 0.75% है, तो आप एज अ बायर टीडीएस काट लो तो अच्छा है, वरना दिक्कतें आ सकती हैं। ये चीज़ है इसमें। जस्ट अ मिनट। (194I और IA में कोई डाउट? कौन सा फॉर्म भरोगे आप? टीडीएस काटोगे 26QB। वैसे कोर्ट में एक डिसीजन आया हुआ, कोर्ट में नहीं, ट्रिब्यूनल में, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में, वो यही कहता है कि 2 लोग अगर बायर हैं तो दोनों एक अलग अलग डील कर रहे हैं। मैं खरीद रहा हूँ, मेरी वाइफ खरीद रही है, इनकम टैक्स मुझ पे अपना लगेगा, वाइफ पे अपना लगेगा।
तो 2 डील होनी चाहिए ना वो। अगर हम दोनों 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो देखा जाए तो 35 लाख मेरे हैं, 35 लाख वाइफ के हैं। इंडिविजुअली तो ये डील 2 होगी ना, 2 और 2 में 50 लाख से ऊपर तो अलग अलग है ही नहीं। तो ट्रिब्यूनल का एक जजमेंट आया हुआ है कि टीडीएस ना काटा जाए क्योंकि ये डील 2 हैं। प्रैक्टिकली सही भी ये लगता है कि डील 2 हो गई है, टीडीएस ना काटा जाए। पर इश्यू क्या है कि अगर अपन टीडीएस नहीं काटते तो क्या होता है कि ऑफिसर को लगता है अभी एक्ट में क्लियर नहीं है बात, वो कहता है जी काटना चाहिए, आपने काटा नहीं, मैं तो फिर वो 20% का रूल लगाता हूँ, 20% काटना चाहिए था। 70 लाख रुपए का आप दोनों को 14 लाख रुपए मैं तो तुमसे असेसिन डिफॉल्ट मानते हुए भरवाऊंगा। अब 14 लाख रुपए का आपके घर में नोटिस आ गया, लड़ते फिरना केस। वो ऑफिसर कहता जी मैं, आप समझाते फिर रहे उसको, तो ऑफिसर कहता जी केस कर लो, आप अपील कर लो आगे। आप कहाँ आप इनकम टैक्स अपील में धक्के खाते फिरेंगे और हायर अथॉरिटी से लड़ते फिरोगे। इससे अच्छा टीडीएस काट के काम खत्म करो। जो कितना हो जाएगा, 70 लाख का 0.75 काटना था, 70 लाख रुपए का 0.75%, 52,500 रुपये काटना था। आप बायर हो, टीडीएस काटो सेलर का, करो। कई बार ये दिक्कतें आ जाती हैं, तो ये इश्यू आते हैं बहुत बार, तो ये आपको देखना है। क्लियर, ये चीज है। कोई भी और डाउट इसमें, इससे रिलेटेड? आईए आईवी 26 क्यूबी फॉर्म कौन भरेगा? बायर। उसके 15 दिन में वहां से आ जाता है 16B, वो किसको जमा कराना है आपने? सेलर को। देखना यूट्यूब पे चल रही है कि नहीं, यहाँ तो नहीं दिखा रहा, हो रहा है तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और कब तक जमा करवाना है ये टैक्स, कब जमा कराना है? जिस महीने सेल परचेज हुई, आपने टीडीएस काटा, उस महीने के ख़त्म होने के 30 डेज़ के अंदर। आपने मान लो जून के अंदर डील की, जून ख़त्म होगा 30 जून को, उसके 30 डेज़ यानी 30 जुलाई तक, ठीक है ना, 30 दिन में। और आपको कोई टैन नहीं चाहिए, पैन नंबर के बेस भी बार क्या टीडीएस काट के जमा करा सकता है। चलान कम टीडीएस रिटर्न एक ही फॉर्म है 26 QB। क्लियर, डिटेल ही होती है बाहर सेलर की, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ 194IB पे आ जाओ। 194IB क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये देखते हैं। सेक्शन 194IB, अभी तक अपन ने कौन कौन से सेक्शन पढ़े? 192 किस चीज का था? सैलरी का। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194 डिविडेंड कंपनी से आता है, 5,000 तक का है तो कंपनी टीडीएस नहीं भी काटती। ओके। 194A अदर देन सिक्योरिटी का इंटरेस्ट, जैसे बैंक एफडी का, मार्केट में किसी को लोन देने उसका, वो सारे इंटरेस्ट इसमें आते हैं। 194B लॉटरी, 10,000 से ऊपर 30% कटता है और यहाँ कंसेशन यही कोरोना की वजह से। 194BB हॉर्स रेस, 10,000 से ऊपर की हॉर्स रेस हो वो कवर होगा। 194C कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, कब करता है कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में? हाँ, इंडिविजुअल 30 और एग्रीगेट लाख रुपए से ऊपर कॉन्ट्रैक्टर को दोगे कटेगा। पर्सनल घर के काम, कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में टीडीएस काटने के लिए कौन काटेगा? सभी एसएससी, सरकार, स्टेट, कंपनी, फर्म। इंडिविजुअल एचएफ एओपी कब काटेंगे? जब टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो, या फिर क्या फीस 50 लाख से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर 19-20। यहाँ पे क्या जोड़ा गया है? एओपी बीओआई भी, जबकि 194A में एओपी बीओआई नहीं था। ठीक, ये चीज़ अपने कॉन्ट्रैक्ट की ध्यान रखी। कॉन्ट्रैक्ट में 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं है, अगर ट्रक वाले को पेमेंट दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, तो उसका पैन नंबर दे दे तो टीडीएस मत काटना। बात की थी अपन ने ये वाली। ओके। उसके बाद 194D क्या था? इंश्योरेंस कमीशन। कितना? 15,000 रुपये से ज़्यादा का इंश्योरेंस कमीशन मिलेगा तो उस पर टीडीएस, अगर एजेंट कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, तो 10% टीडीएस। इंडिविजुअल और कंपनी के अलावा फर्म वगैरह है तो कितना? 5%। लेकिन वो 10 का 7.5 और 5 का 3.75 ड्यू टू कोरोना हुआ है। 15,000 रुपये से ज़्यादा कमीशन आएगा साल का तो टीडीएस कटेगा ये।
इंश्योरेंस कंपनी हमेशा टीडीएस काटती है। 194 डीए, LIC मेच्योर होगी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर, और मेच्योरिटी पे पैसा लाख रुपए से ऊपर मिले तो टीडीएस कटता है, वरना नहीं। लेकिन ये 1010D में माफ है अगर पॉलिसी, फिर तो छोड़ो टीडीएस नहीं, पॉलिसी टैक्सेबल है तो टीडीएस कटेगा, वरना नहीं। ये पढ़ा अपने, पॉलिसी के बोनस अमाउंट पे टीडीएस है, प्रीमियम अमाउंट पे बोनस। जो मान लो आपके प्रीमियम के जमा हुए 6 मिले आपको 9 लाख, 3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उस पे क्या, अगर वो टैक्सेबल है तो उस 3 लाख रुपए पे टीडीएस कटेगा। कितना, वही 7.5 कर लो, वैसे तो 10 है पर कम करके 7.5। डीए ये था। उसके बाद 194G लॉटरी का कमीशन, वही 15,000 से ऊपर होगा टिकट, वैसे इंडिविजुअल एचएफ जब ऑडिट होती हो। लेकिन फिर बात अपन ने ये की थी कि भाई ये टिकट कोई इंडिविजुअल एचएफ खिला सकता है क्या किसी को एजेंट बना के, नॉर्मली नहीं। तो बड़ी सरकारें, बड़े बड़े बिजनेस हाउस ही खिला सकते हैं लॉटरी, तो वो टीडीएस काटते ही हैं। कितना, वही 3.75, 15,000 से ज़्यादा कमीशन हो तो। 194H अदर कमीशन, दलाली दे दी, टाटा स्काई रिचार्ज, एयरटेल टीवी रिचार्ज, तरह तरह के कमीशन हो गए, सब 194 अदर सारे इसमें कवर हैं। BSNL, MTNL और वो उस पर एग्जम्प्ट कर रखा है, ठीक है। फ्रेंचाइज, वो टेलीफोन बूथ लगा बैठे हो या कुछ इस तरह से, वो माफ़ है। अदरवाइज लगभग सारे कमीशन टैक्सेबल हैं। बैंकों को कमीशन आता है RBI से, वो भी क्या है, माफ है। ये अपन पढ़ते हैं, ओके। फिर अपन ने 194H के बाद पढ़ा 194I, किस चीज़ का है, रेंट का, बहुत डिटेल पढ़ा। IA प्रॉपर्टी का, हो जाएगा, क्लियर है ये बात। चलो आगे चलते हैं। 194I के बाद 194IB पार्ट 4 टीडीएस के अंदर क्या, कि अगर एक इंडिविजुअल एचएफ है, उसकी सीए से ऑडिट होती है, वो किसी को रेंट दे देता है, तो वो किस सेक्शन में कवर होता है। मैं एक दुकानदार, मैंने दुकान किराए पे ले रखी है, मैं किराएदार हूं, 30,000 रुपये महीने पे मैंने दुकान किराए पे ले रखी है, मैं मालिक को 30,000 रुपये महीना देता हूं, यानी कि 2,40,000 से ज़्यादा देता हूं ना, तो क्या मैं टीडीएस काटूंगा मालिक का, क्या कहते हो, काटूंगा अगर वो टोटल पेमेंट क्या है 2,40,000 से ज़्यादा, और मेरी पिछले साल 1920 में क्या हो सेल 1 करोड़ से ज़्यादा, और फीस मेरी 50 लाख से ज़्यादा हो तो मैं तो किस में कवर हो जाऊंगा, 194I में कवर हो जाऊंगा, क्लियर। IA में तो वो 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी खरीदी तो 1% टीडीएस है, वो कोरोना की वजह से 0.75 है। एग्रीकल्चर लैंड माफ है, सरकार कंपलसरी एक्विजिशन करती है तो 194LA सेक्शन अलग है उसका, वो बाद में पढ़ेंगे। चलो IB कहता है कि अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ हैं जो क्या है, आप क्या है ऑडिट केस में नहीं है, मतलब आपकी ऑडिट नहीं होती, तो 194I आप पे एप्लीकेबल नहीं है। यानी मान लो मेरी टर्नओवर 2019-20 की, जो मेरी टर्नओवर है 2019-20 की वो 1 करोड़ से नीचे या फीस 50 लाख से नीचे है, तो आप 194I में एलिजिबल ही नहीं हो, टीडीएस काट देंगे। और सरकार बख्शने के मूड में नहीं है, कहती है अगर किराया 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा है, वहाँ तो 20,000 रुपये महीना ही था 194I में, साल का 240। अगर ये कह रहा है किराया 50,000 से ज़्यादा है, यार बड़ा गलत है, तो हमारा नुकसान है। मैं 50,000 से ऊपर किराया दे रहा हूँ, मान लो 55, 60, 70,000 रुपये किराया, पर 19-20 में मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, तो मैं ऑडिट केस में कवर नहीं था, मतलब 1 करोड़ से नीचे, तो क्या मैं टीडीएस 194I में काट सकता हूँ? नहीं काट सकता 194I में मैं टीडीएस, क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी का पंगा है ना, तो एलिजिबिलिटी नहीं, टीडीएस काट ही नहीं सकता। तो सरकार कहती है ऐसे नहीं छोड़ेंगे, 194IB में तेरे को फंसाएंगे। मुझे कहा सुमित अगर तू 194I में एलिजिबल नहीं, सेल कम होने की वजह से, फीस कम होने की वजह से, तो IB में तू काट टीडीएस पर, काट टीडीएस काट, किसमें, IB में। लेकिन कब, अगर किराया 50,000 से ज़्यादा है, और हर महीने नहीं काटना, लास्ट में काट लेना, जब लास्ट किराया दोगे साल का। लास्ट किराया कब दोगे आप, मार्च में, या फिर आपने बिल्डिंग ही खाली कर दी मान लो जनवरी एंड में, उसके बाद बिल्डिंग छोड़ दी आपने, तो जनवरी एंड का जो किराया दोगे ना जनवरी का, उसमें से काट लो।
यानी बिल्डिंग पहले वेकेंट कर दी, खाली कर दी, तो जब जा रहे हो आप तब काट लो, मालिक को टीडीएस काट के दे दो लास्ट में। नहीं तो पूरा साल किराए पे तो मार्च में टीडीएस काट लो, मालिक का टीडीएस। कितना काटना है पढ़ो। कहता है कि रेंट पे करना है आपने, लीज रेंट कह दो, सब लीज रेंट कह दो, टेनेंसी का अग्रीमेंट है। कोई इंडिविजुअल एचयूएफ कौन सा हो, किराएदार कौन सा हो, जिसकी पिछले साल टर्नओवर क्या है 1 करोड़ या 50 लाख से नीचे हो, तो ही टीडीएस काटने के लिए इस सेक्शन में एलिजिबल है। आपकी टर्नओवर 19-20 में क्या हो, 19-20 में आपकी टर्नओवर लेस देन 100 लाख, या आपकी फी क्या हो लेस देन 50 लाख, 19-20 में कम हो। आप कौन हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो। 194I से बच गए आप। क्यों बच गए आप, क्योंकि आपकी पिछले साल टर्नओवर लिमिट से कम है, इससे बच गए। और आपका रेंट पेमेंट कितना है, रेंट पेमेंट जो है वो 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा है, तो आप पे 194IB लगेगा, आपको काटना पड़ेगा 194IB में। कब, एक ही बार इकट्ठा लास्ट में, या तो बिल्डिंग खाली करोगे तब, या फिर कब, ईयर एंड मार्च में, तब काटो टीडीएस, तब आप पे ये सेक्शन लगेगा IB। पेमेंट कैसे देनी है आपने, चेक से देनी है या ड्राफ्ट से देनी है, कैश जैसे भी देनी है। किसको, रेजिडेंट को। कितना टीडीएस काटना है, 5% काटना है। टीडीएस की रेट कितनी है, 5%। पर कोरोना की वजह से क्या चल रही है, कोविड की वजह से, 5। क्लियर, लास्ट में काट लेना टोटल। मान लो आप बिल्डिंग 31 जनवरी को खाली कर रहे हो, 70,000 रुपये महीना किराया है। कितना हो गया बोलना, 70 के हिसाब से कितने महीने का किराया हो जाएगा। 31 जनवरी को खाली कर रहे हो बिल्डिंग, 10 महीने 70,000 से 10 महीने का कितना हो गया, 7 लाख। 7 लाख का 3.75 करना 26,250, 70,000 रुपये महीना रेंट है, रेंट। तो आप 31 जनवरी को क्या है, बिल्डिंग क्या है, वोकेटेड, खाली। तो आप 10 महीने हो गए ना, 10 महीने का कितना हो गया, 7 लाख, जिस पे आप टीडीएस कितना काट लेना, अंडर सेक्शन 194IB कितना टीडीएस काट लोगे आप, 7 लाख रुपए का कितना, 3.75%, कितना, 26। लास्ट किराया कितना दे दोगे आप, लास्ट किराया 70,000 माइनस 26,250, इतना दे दोगे। हर महीने नहीं काटना, सीधा लास्ट में, समझ आया। लेकिन अगर वो पैन ना देगा तो, पैन नॉट प्रोवाइडेड, पैन नहीं दे रहा, कौन, लैंडलॉर्ड, बार बार कह दिया पैन दे दो, तो भैया कितना, 20%। 20, ये तो हर जगह चल रहा है। बट मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम टीडीएस अप टू लास्ट मंथ का रेंट, लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा टीडीएस नहीं होना चाहिए, समझे। मान लो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, और वो पैन नॉट प्रोवाइडेड है, पैन नॉट प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड। तो 70,000 10 महीने का कितना हो गया, 7 लाख। 7 लाख पे कितना, 20% कितना होता है, नहीं 140 काटोगे कैसे, किराया 70,000 है, तो मैक्सिमम टीडीएस कितना काट लो, मैक्सिमम टीडीएस 70,000 ही काट लो, बस जीरो। लास्ट किराया उसको कहना ले टैक्स में जमा करा दिया, बस। ये नौबत तो तब आती है जब आपको पैन ना दे। पैन तो देना ही चाहिए बंदे को, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। क्लियर। वैसे टीडीएस 3.75 है, लेकिन पैन ना दोगे तो 20%, लेकिन 20% के हिसाब से बहुत ज़्यादा टीडीएस बनता है, तो मैक्सिमम लास्ट मंथ के किराए से ज़्यादा टीडीएस मत काटना, समझ आया। 194I और IB दोनों रेंट पे, और कब कौन सा लगेगा ये बात समझ आई। आई कब लगेगा, जब रूटीन 2,40,000 से ज़्यादा किराया होगा और आपकी ऑडिट होती है तो आप टीडीएस काटो। लेकिन आपकी ऑडिट नहीं होती, किराया जितना मर्जी हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194I। तो आपको कौन से सेक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको कौन सा सेक्शन लाइबल करेगा, 194IB। कहता है 50,000 से ऊपर किराया हो तो लगेगा ये सेक्शन, नहीं तो ये भी नहीं लगेगा, यानी साल का 6 लाख अप्रोक्स।
50,000 महीने से ऊपर होगा तो वो तो 2,40,000 साल के देखता था वो सेक्शन 194 आई। समझ आ गई बात ये? बोलो कोई डाउट? तो बता रहा है टाइम ऑफ डिडक्शन कब होगा, कहते जो लास्ट मंथ का किराया दिया जाएगा या तो 31 मार्च वाला या फिर जब बिल्डिंग खाली करेगा, वो देख लेंगे जो भी अर्ली डेट बनेगी। ओके 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं किराएदार को, किराएदार ने टीडीएस काटना है ना। देखो ऑडिट होती तो उसके पास क्या है, एलिजिबिलिटी होती है टीडीएस काटने की, फिर उसे 10 भी लेना पड़ता है। मान लो मैं बिल्डिंग किराए पे ले लूँ 35,000 रुपये महीना और मेरी फीस या टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा है पिछले साल 19-20, आई एम एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस, तो आई हैव टू अप्लाई फॉर 10 नंबर। मुझे 10 नंबर लेना पड़ेगा, टैक्स अकाउंट नंबर। पैन नंबर के साथ साथ एक और नंबर होता है 10 नंबर, लेना पड़ेगा। लेकिन इस सेक्शन में मेरी तो टर्नओवर लिमिट से कम है, मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ टीडीएस काटने के लिए, तो क्या मुझे स्पेशल 10 लेना है? मैं किराएदार हूँ। कहता नहीं, तू बिना 10 के ही पैन नंबर के बेस पे काट ले। जैसे 194 IA में था ना, वो प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर वाले में कि पैन नंबर के बेस पे कट जाएगा टीडीएस, वैसे ही 26Q भी था। यहाँ कौन सा फॉर्म है? 26QC। बस इतना बदला है, सारी बातें सेम है कि जिस महीने आपने ये टीडीएस काटा उस महीने के ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप टैक्स चलान भर के जमा करवा देना टैक्स। समझा? फॉर्म कौन सा जमा करवाएंगे? टैक्स चलान है, रिटर्न वही है 26QC, और 15 दिन के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा वहाँ? 16B। किसको दे दोगे आप? लैंडलॉर्ड को। सारा रूल वही है, 10 की जरूरत नहीं कह रहा है। हायर कब हो सकता है? 20% हो सकता है। देखो 8th पॉइंट है ना, हायर रेट ऑफ डिडक्शन। अगर वो पैन नंबर नहीं देगा मालिक तो हम उसका टीडीएस 20 काटेंगे, पर महीने के किराए से ज़्यादा ना हो। टीडीएस कब काटना नहीं? 50,000 से ऊपर किराया ना हो तो। 26QC बॉक्स में लिखा है, 16C, उसमें 16B था ना, यहाँ 16C है। वहाँ 26Q भी था, यहाँ पे 26QC है। वहाँ 16B जनरेट होता था, यहाँ क्या 16C जनरेट होता है। एक क्वेश्चन पढ़ लो, समझ जाओगे। 23rd क्वेश्चन, सारी कहानी समझ आ जाएगी। 23rd क्वेश्चन देख लो क्या कहता है। यानी इनकम टैक्स ने बस कहते हैं लेके छोड़ना है हमने तो टैक्स, बस उससे बच गया तो कहते हैं यहाँ फंसा दो। 194 I में बच गया, वो IB में फंसा दिया टेनेंट को। ओके क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स सैलरीड इंडिविजुअल है, उसने रेंट दिया 55,000 रुपये मिस्टर वाई को। एक्स कौन है? टेनेंट। किसको? मिस्टर वाई को लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड को कितना रेंट देता है? ये रेंट देता है। इसने इसको क्या किया है? ये बिल्डिंग लेट आउट की है, बिल्डिंग लेट आउट। तो ये कह रहा है एक्स एक सैलरीड एम्प्लॉई है, 55,000 रुपये महीना, वाई को क्या देता है? रेंट 55,000 रुपये महीना। ओके तो कहता है कि भाई टीडीएस काटने के नहीं। अब ये किस पर्पस के लिए किराए पे? कोई चक्कर नहीं है, बस अगर किराया 50,000 से ऊपर है तो IB तैयार है। इसमें पिछले साल ऑडिट का कोई चक्कर नहीं। ये आदमी बिजनेस ही नहीं करता टैक्स। ये तो कौन सा एम्प्लॉई है? सैलरीड एम्प्लॉई। दुकान ही नहीं है इसकी, लास्ट ईयर की टर्नओवर है ही नहीं। इसकी तो लास्ट ईयर की कोई टर्नओवर ही नहीं। तो कोई बात नहीं भैया, किराया 50,000 से ऊपर है तो तेरे पे क्या लग जाएगा? 194 IB सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कितना टीडीएस बनेगा? कब? पूरा साल बिल्डिंग किराए पे है ना, कहते 31 दिसंबर तक को खाली कर दी उसने, तो 55,000 रुपये महीना। कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए क्या? अच्छा किराए पे जून में चढ़ी है क्या? ओके ओके ओके, जून से दिसंबर देख लो, जून से दिसंबर कितने महीने हो गए? 7। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने। 55,000 इंटू 7, ओके कितने परसेंट? 3.75%। कितना? 14,438 रुपए का ये टीडीएस बन जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में इफ पैन नॉट प्रोवाइडेड बाय, पैन नॉट प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड वाई, लैंडलॉर्ड वाई ने पैन प्रोवाइड नहीं किया तो कितना टीडीएस बोलो? 55,000, 7 महीने का कितना? 20%, कितना बनता है? 77 ना। मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम टीडीएस महीने के किराए से ज़्यादा नहीं, 0।
यानी आपने मांगने नहीं, लाओ जी पैसे दो, देने नहीं मैंने लेने हैं, टैक्स जमा कराना है, ऐसे नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। बस वो वेट कर रहा है, मालिक कहता है किराया दे के जाएगा, वो कहता भैया ये पकड़ो सबूत दे दूंगा थोड़े दिन में 16C आपका TDS जमा होगा। क्या सारे ही कहता अभी तो शुक्र करो, अभी तो 77 बनता था, ये तो डिपार्टमेंट ने बख्श दिया, नहीं तो लेके देता फिर आपको। समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? तो इस तरह से TDS का जो अमाउंट है वो पे होता है। 194 IB खत्म हुआ। 194 IB में कोई भी डाउट? IA IB। अब IC पे चलो, हटा दूं ये IB। सेक्शन 194 IC क्या कह रहा है? TDS ऑन पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड अग्रीमेंट। TDS ऑन पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड अग्रीमेंट। अगर आपको याद हो ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट आता था ना, सुना आपने ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट JDA? कहाँ? कैपिटल गेन में 45(5)(a) सेक्शन था। याद करो, कैपिटल गेन में होता था ना कि भाई एक बंदे के पास ज़मीन है या पुराने घर हैं, दूसरा कहता है भाई तू मुझे ज़मीन दे, मैं इस पे पैसा लगा के इसको क्या करता हूँ, डेवलप कॉलोनी बनाऊंगा इस पे, तू मुझे अपनी ज़मीन दे दे, खंडर घर गुड़ जो भी है प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग मेरे को दे दे। ठीक है, आपका करते हैं अग्रीमेंट, ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। मैं लगाता हूँ पैसा, इसको डेवलप कर दूंगा, गलियाँ बना दूंगा, सीवरेज बिछा दूंगा, स्ट्रीट लाइट लगा के, प्लॉट बना के। तुझे क्या देगा वो बदले में? उसमें कुछ तो काइंड फ्लैट फ्लूट दे देगा, प्लॉट दे देगा, कुछ क्या दे देगा? कैश। जो कैश देगा ना उस पे TDS है 194 IC में, 194 IC में। क्लियर? ये 194 IC। अब आप वो फ्लैट बेच लेना, आपके पास पैसे आ जाएंगे। मान लो मेरी ज़मीन पड़ी है, सामने वाला कहता है जी आप इस पे बना लो ना, बढ़िया जगह पड़ी है। मैंने कहा जी पैसे ही नहीं है। पैसे डेवलप करना आसान थोड़ी होता है, बहुत पैसा लगता है और कभी कभी फेल भी हो जाती है। मान लो आपने कॉलोनी या कोई मार्केट बना दी लाखों रुपया लगा के और वो फ्लॉप होगी, लोग उधर आए नहीं खरीदने, ऐसा भी हो जाता है। तो मैंने कहा ना यार, अपने पास इतना टाइम भी नहीं और पैसा भी नहीं है। वो कहता जी पैसा मेरा, जगह आपकी डेवलप कर लेते हैं, आप कॉलोनी काटेंगे, प्लॉट बेचेंगे, घर बना के बेचेंगे, फ्लैट बेचेंगे। मैंने कहा बेचेंगे तो मतलब मेरे को? कहता जी तेरे को दूंगे हम, दे देंगे हम तेरे को 40 लाख रुपए प्लस, कहता तेरे को दे देंगे यहाँ पे 5 फ्लैट। मैंने कहा चलो ठीक है लगा लो। मेरे को 5 फ्लैट मिल गए, उसमें प्लस 40 लाख मिल गया। मैंने कहा ठीक है, अपने पैसे पूरे हैं। तो मुझे वो जो 40 लाख रुपए मिल रहा है उस पर वो TDS काटेंगे कितना? 194 IC में। और जो मेरे फ्लैट आ गए मैं बेच दूंगा। मैंने फ्लैट महंगे बेच दिए, ये हो सकता है। तो वो ही कहानी है ये 194 IC ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट की। क्या कह रहा है? कोई भी कंसीडरेशन आया, काइंड वाला नहीं, 194 IC में तो TDS किस पे कटेगा? जो आपको कैश आएगा। आए तो फ्लैट और प्लॉट भी हैं, उस पे TDS नहीं कटेगा। ठीक, आपको याद हो 45(5)(a) में कहता था कि भाई वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो अलग कंसेप्ट है, अगर उससे पहले आती हैं तो अलग कंसेप्ट है। तो वो सारी चीज़ें आप 45(5)(a) में पढ़ते थे। चलो, तो कह रहे हैं कि कंसीडरेशन काइंड नहीं, कैश आए ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में 45(5)(a) में, तो आपको जो कंसीडरेशन आएगा उस पर TDS कटेगा। हुआ क्या है ये बता रहा है एग्जाम्पल ब्रीफ में कि रजिस्टर्ड अग्रीमेंट हुआ है किसी के साथ, आप ओनर हो लैंड बिल्डिंग या दोनों के, किसी और को प्रोवाइड करोगे, रियल एस्टेट वाले को, कि तुम इस पे क्या कर लो, कॉलोनी डेवलप कर लो। ठीक, बदले में वो आपको उसके बदले में कुछ कैश, कुछ लैंड या बिल्डिंग आपको दे देंगे। तो TDS कौन काटेगा? कोई भी जो ये डेवलप कर रहा है, रियल एस्टेट वाला आदमी वो। और पेई कौन है? आप रेजिडेंट, जिन्होंने क्या दी है, लैंड बिल्डिंग दी है अपनी, वो आपका TDS कटेगा। रेट ऑफ TDS कितनी है? वैसे तो 10% है, लेकिन कोरोना की वजह से क्या चल रही है? 7.5। अगर हम उसको पैन ना दें तो वो हमारा TDS कितना काट लेगा? 20। तो पैन नंबर दे देना, जो कैश मिलेगा उस पर सामने वाली कंपनी कितना काटेगी? 7.5। और काटना ही काटना है, यहाँ पे वो नहीं है कि जो कंपनी पे कर रही है उसकी ऑडिट ये वो, कोई चक्कर नहीं है, काटना ही है। 7.5% TDS ऑलवेज एलिजिबल। छोटे खिलाड़ी थोड़ी ये काम करते हैं,
बड़े पैसे वाला ही करेगा जो ये इस तरह का काम करेगा। टीडीएस कब कटेगा? एक्चुअल पेमेंट और बुक्स में एंट्री विच एवर इज। अब देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194 IA क्या था? 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी बेचते हो तो बार खरीदता है तो खरीदने वाला बार क्या काटता है? टीडीएस। कितना? सेलर का 1%, पर कोरोना की वजह से 0.75। वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं। वो आपका टीडीएस काट दे, आप उसका काट लो। वो आपका टीडीएस काट रहा है किसमें? 194 IC में जो कॉलोनी डेवलप कर रही है कंपनी, वो कहते भाई साहब आपको जो कैश दे रहे हैं इस पर क्या काटेंगे हम आपका? टीडीएस 194 IC। कितना काटेंगे? 7.5%। कहता फिर एक बात है, तो मुझे आप फ्लैट दे रहे हो, ये वो मेरे एक तरह से प्रॉपर्टी के बाहर हो, तो 194 IA में मैं भी काट दूंगा आपका 0.75%? ना, नहीं वन साइड है, वो काटेगा आपका, क्योंकि अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये सिंपल सेल है क्या? आम सेल है क्या? ये सीधी सेल थोड़ी है कि आप किसी को रूटीन में कुछ बेच रहे हैं तो ये आप खरीद रहे हैं बाहर सेलर ना। ये तो एक ज्वाइंट डेवलपमेंट का अग्रीमेंट है, इसका सेक्शन ही अलग बना दिया। वहाँ तो सिर्फ ही 0.75 था, यहाँ तो कितना है? 7.5% है, 10 गुना है। तो कौन काटेगा? जो वो रियल एस्टेट वाले आपको पैसा देंगे वो काटेंगे आपका टीडीएस। लेकिन किस पे? कैश पे। फ्लैट फ्लूट देंगे उस पर नहीं। ओके, पढ़ो अभी ये क्या कहता है। कहता है सिंस टीडीएस जो है अग्रीमेंट वाले में 45(5) वाले में 194 IC में कटना है, तो उस पे 194 IA एप्लीकेबल नहीं। 50 लाख से ऊपर पे 1% वाला बार काटेगा, वो वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है वहां पे। ये याद दिला रहा है कि ये रूल। अब आओ क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ, समझ जाओगे इस क्वेश्चन को करके, ये सारी कहानी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर एक्स के पास एक पीस ऑफ लैंड है, जमीन का टुकड़ा है। उसने अग्रीमेंट किया किसके साथ? कंपनी ABC के साथ, जो कि रियल एस्टेट में डेवलपर है, रियल एस्टेट का काम करती है। ओके, एज पर द टर्म ऑफ अग्रीमेंट मिस्टर एक्स इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 4 फ्लैट whose stamp duty value on the date of completion is 80 लाख। अच्छा, एक्स के पास क्या थी? एक्स के पास थी लैंड, पीस ऑफ लैंड। इसने क्या कर दी? एक कंपनी कौन है? ABC लिमिटेड। इसको इसने लैंड क्या कर दी? ट्रांसफर अंडर ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट 45(5) के अकॉर्डिंग कर दी। ये बदले में क्या देंगे इसको? ट्रांसफर। एक तो ये करेंगे इसको ट्रांसफर क्या? 4 फ्लैट जिनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने के बराबर है? प्लस वो क्या दे रहे हैं इसको? वो इसको दे रहे हैं कैश। कितना? कैश गिवन बाय ABC लिमिटेड टू कौन है ये बंदा? एक्स को 35 लाख कैश मिलेगा। इस सेक्शन में क्या लिखा है? कैश पे टीडीएस काटा जाए। सेक्शन 194 IC, टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड बाय, कौन काटेगा टीडीएस? ABC लिमिटेड। कितना काटेगी? 35 लाख रुपए का 10% था, पर आजकल वो कोरोना की वजह से कम कर रखा है। कितना हो जाएगा? 2,62,500 ये कंपनी काट के 35 लाख में से किसको दे देगी? मिस्टर एक्स को सबूत दे देगी, ले भाई तेरा टीडीएस जमा करवा दिया है। क्लियर? बोलो कोई डाउट? ये तो 2,62,500 का ये टीडीएस कट जाएगा। ओके, अब ये क्या कहता आगे? ऑल 4 फ्लैट। अब इसने क्या किया? ये 4 फ्लैट थे ना, 4 फ्लैट ये एक्स ने किसको बेच दिए? 4 फ्लैट्स सोल्ड बाय एक्स टू मेक माई ट्रिप। कंपनी है, ट्रैवल कंपनी MMT, मेक माई ट्रिप वालों को बेच दिए। अच्छी लोकेशन होगी, ये क्या है वहाँ पे होटल वाटल बनाते होंगे, जो भी रीज़न है, मतलब फ्लैट मेक माई ट्रिप वालों को बेच दिए। ये कंपनी लिमिटेड है, MMT लिमिटेड। ओके, कितने में बेच दिए? पर बोला नहीं है कितने के बेचे, बोला नहीं। सपोज 80 लाख की मान लूँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख है, इससे कम बेचेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सेल प्राइस तेरे लिए 80 माना जाएगा और लेने वाले के लिए भी क्या मान लिया जाएगा? गिफ्ट। तो मान लो ये क्या जूम कर दिया? एट SD बेच दिए, सोल्ड एट कितने में? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख। तो यहां बार कौन है? बोलो बार कौन है? ऑफ 4 फ्लैट MMT वाले। तो वो लाइबल क्या है? लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। वो कौन से सेक्शन में टीडीएस काटेंगे? एज अमाउंट
एक्सीड 50 लाख है इसलिए। तो अंडर सेक्शन 194 IA कितने परसेंट? 0.75। पहले 1% था, तो 80 लाख रुपए का 0.75% कितना? 60,000। वो काटेंगे TDS कितने रुपए? 60,000। समझ आया? बोलो। 60,000 रुपये TDS काट लेंगे। मेक माई ट्रिप वाले काटेंगे किसका? X का। दो ट्रांजैक्शन होगी ना, वहां से तो फ्लैट आया, काइंड में TDS 194 IC में कटता नहीं, कैश आए जितना भी उस पर कटता है, कितना? 7.5। वो तो खत्म बात। अब इसने फ्लैट आगे बेचे 80 लाख रुपए के किसी को, तो जो बायर है 80 लाख का, क्योंकि वो 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा? 194 IA में 1% की जगह 0.75 चल रहा है आजकल, क्योंकि 31 मार्च 21 तक वो 0.75% TDS काटेंगे। बोलो कोई डाउट? किसी को भी प्रॉब्लम? अब आ जाओ अपना मेन सेक्शन 194J। हटा दूं ये? सेक्शन 194J प्रोफेशनल फी, टेक्निकल फी, डायरेक्टर को दी फी, नो कंपटीशन फी, कोई रॉयल्टी दी है कोई किसी तरह की, रॉयल्टी पेड, प्रोफेशनल फीस का पार्ट है। तो जो सॉफ्टवेयर और ये इस तरह के सॉफ्टवेयर बना के आपको यूज़ करने के लिए राइट देते हैं, रॉयल्टी लेते हैं, तो वो प्रोफेशनल फ़ीस है। एक CA ऑडिट कर रहा है, फीस ले रहा है, वो कौन सी फ़ीस है? प्रोफेशनल फ़ीस है। जो प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल फ़ीस लेते हैं उस पे सामने वाला उनका TDS काटेगा। मैं किसी से फ़ीस ले रहा हूँ बैंक वालों से, बैंक वाले मेरा TDS 10% काटते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी क्या हो रहा है? 7.5। मैंने बैंक की ऑडिट की, 2 लाख रुपए फीस बनी, तो मेरा 20,000 काटना चाहिए TDS, 20 नहीं, आजकल 7.5% है। 2 लाख पे 7.5% काटेंगे तो कितना हो गया? 15,000। ऐसे समझ आया? इस तरह से TDS कटता है। बैंक वाले काटेंगे, क्लाइंट काटेगा, लेकिन क्लाइंट को TDS काटने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए? ऑडिट। मान लो रमेश कुमार एक इंडिविजुअल है, मैंने उसकी रिटर्न भरी, मैंने उसका लोन पास करवाया, वीज़ा की फाइल लगाई, सब कामों की फ़ीस मेरी 40,000 रुपये होगी। इसमें 30,000 से ज़्यादा फीस हो तो कटता है TDS। अब मान लो मेरे से कोई छोटी सी रिटर्न भरवा गया, 1100 रुपये फीस है, क्या TDS काटेगा वो मेरा? क्या भाई सब काट लूँगा TDS 1100 का वही 7.5%, 100 रुपये होएगा। मैंने कहा काट ले, काट सकता है, तो फालतू की टेंशन है, छोटे छोटे अमाउंट। 30,000 ईच देखना है। वैसे एक आदमी एक ही कैपेसिटी पे काम करता होता है, लेकिन मान लो एक कंपनी है वो 2 तरह के काम कर रही है, सॉफ्टवेयर सर्विस भी दे रही है और ये प्रोफेशनल सर्विस भी दे रही है, तो दोनों के 50 मिले हैं, एक के 27 एक के 23, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इंडिविजुअली हर एक सर्विस के लिए क्या है? 30,000 सेपरेट है। वैसे एक आदमी एक ही फील्ड का मतलब वो है, अगर CA है तो CA प्रोफेशनल है, चाहे वो कई काम करे, चाहे GST का, चाहे इनकम टैक्स का, चाहे अकाउंटिंग का, चाहे वीज़ा का, चाहे बैंक ऑडिट का, कोई भी काम करे, है तो वो CA ना। लेकिन वो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट होगा ये मानना मुश्किल है। मान लो है सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट भी है और उधर से CA भी है, वो सॉफ्टवेयर की सर्विस भी दे रहा है और उधर CA की भी, तो दोनों के उसे मिल रहे हैं 25-50, तो दोनों सर्विस अलग अलग हैं। वो इंडिविजुअली 30-30 देखना है तो दोनों का इंडिविजुअली 30-30 नहीं है, एक का 35 और एक का 15 है, तो 35 वाले पे काट लो TDS 7.5%, 15 वाले पे नहीं। ठीक है। ये डायरेक्टर फी क्या है? एक तो होता है डायरेक्टर पूरा दिन कंपनी में रहते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, वो तो क्या लेते हैं? सैलरी। और अगर सैलरी लेते हैं तो वो तो किस सेक्शन में आ गई? 192। अगर कोई आपसे सैलरी ले रहा है तो आपको उसका TDS काटना है, तो किस सेक्शन में आएगा वो? सेक्शन 192 सैलरी। पर मैं तो कह रहा हूँ नहीं, बड़े डायरेक्टर पर सिटिंग फीस लेते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं, वो डेली नहीं वहाँ आते, उनको तो जो काम है कह दिया या मीटिंग में बुला लिया, पैसे दे दिए। जैसे वो साल में 10 मीटिंग में बुलाया गया, उनको 10 मीटिंग में आए,
10 मीटिंग के पैसे दे दिए, उनके जिम में काम लगा दिया क्या कोई डील करने के लिए, कह दिया भाई साहब तुम डील कर लो, तुम्हें पैसे दे देंगे। ऐसे डायरेक्टर जो नौकरी नहीं करते हैं आपके पास, उनको जो पैसा देते हो ना, वहाँ पे याद रखना, वहाँ पे 30,000 की सीलिंग नहीं है, TDS काटना है, वहाँ 30,000 की सीलिंग नहीं, वहाँ TDS कटेगा। इस सेक्शन में 2 कैटेगरी हैं TDS की, या तो 2% या 10%। 2% जैसे कॉल सेंटर वाले हैं, कॉल सेंटर समझ दो, कॉल सेंटर क्या होता है कॉल सेंटर पे? हाँ, हेल्पलाइन नंबर। आपने एक फ़ोन लिया सैमसंग का, कोई दिक्कत होगी तो क्या करते हो, सैमसंग केयर पे फ़ोन लगाते हो, वो नंबर दे रखे हैं 1800 टोल फ्री वगैरह। जो वो फ़ोन उठाते हैं वो कौन होते हैं, वो नौकरी कर रहे होते हैं। कॉल सेंटर का एक बंदे ने ठेका ले रखा है। मान लो मैंने यहाँ लोकल सिटी में 10 लड़के लड़कियाँ बिठा दिए जो अच्छी इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, ठीक है, वो बिठा दिए। तो किसी कंपनी का कॉल सेंटर, कोलगेट वालों से टाई अप हो गया मेरा, वो कहते जी आप हमारा कॉल सेंटर संभालो। एक मेरा टाइप हो गया, मान लो छोटा बैंक एक EU स्मॉल कैपिटल बैंक से, मैंने उनका कॉल सेंटर ले लिया, उन्होंने मेरे को दे दिया। अब उनके जितने भी कस्टमर हैं वो फ़ोन करेंगे तो नंबर हमारे पास आएगा। 10 लड़के लड़कियां बैठे हैं, फ़ोन उठाएंगे, हाँ जी, वो कहते जी दांत सफ़ेद नहीं हो रहे कोलगेट वालों के तो यही फ़ोन आएंगे, तो वो बैठे हैं, हाँ जी सर आप अच्छे से लगाओ पेस्ट पूरा लगाओ यही होता है, और क्या होता है, आपको यही देते हैं वो, और आप आगे से सेटिस्फाई। पूछ तो हो रहा है बाद में कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है, आपको ये वो फीडबैक देना है, ये वो सारा। तो वो कहाँ फ़ोन जा रहा है, वो कोलगेट कंपनी के एम्प्लॉय नहीं उठाते फ़ोन। आजकल ये काम क्या हो गया, आउटसोर्स। और इवन ना इंडिया सस्ती मार्केट है कॉल सेंटर के लिए, क्योंकि यहाँ लड़के लड़कियाँ बेचारे अनएम्प्लॉयड है, मिल जाते हैं, स्कूल स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो वो US से UK की कंपनियों ने इंडिया में कॉल सेंटर बना लिए अपने, वहाँ UK से फ़ोन इंडिया में आ रहे हैं। सस्ता पड़ता है उनको, क्योंकि इंडिया वाला वो बंदा कॉल सेंटर वाला दे रहा है सर्विस कि आपके सारी कॉल अटेंड कर लेंगे कम पैसे में, और वो USA में लोग पैसे ज़्यादा लेते हैं, एम्प्लॉई अपने रखें परमानेंट, खर्चा ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ से कॉल आती है। और दूसरा फ़ायदा और, हमारे वालों को पैसा बनना चाहिए, हम पैसे की बहुत ज़रूरत है अपने को, ठीक, तो हम क्या रात को भी जग लेंगे। तो USA से जो कॉल आती है, कनाडा से कॉल आती हैं, उनके तो वहाँ दिन होता है, हमारे रात होती है, तो हम तो रात को जगते हैं। दिल्ली में देखो, चंडीगढ़ में देखो, बड़े कॉल सेंटर सारी रात खुलते हैं, क्योंकि वो कॉल सेंटर का टाइप किन से है, वो किन के कॉल सेंटर है, कनाडा की कंपनीज के, US की कंपनी के, वहाँ दिन होता है और हमारे रात, तो यहाँ फिर हम रात को जगेंगे वो चीज़। तो ऐसा चलता है वो सिस्टम। तो ये फीस लेते हैं, मैं कोलगेट वालों से क्या लूँगा, फीस, मेरे खर्चे नहीं पड़ते, वो लड़के लड़कियों को पैसे दूंगा, कंप्यूटर लगे हैं, नेट है, ये है वो है, बड़ा कुछ, तो मेरे खर्चे हैं। पर मैं क्या दे रहा हूँ, मैं सामान तो नहीं बेच रहा ना, मैं क्या दे रहा हूँ, कॉल सेंटर की सर्विस। तो मुझे कोलगेट वाले पेमेंट देंगे तो क्या काटेंगे, TDS कितना, 2%, पर उस पर कितना कंसेशन है, कोरोना की वजह से 25%, कितना हो गया, 1.5। तो किसी चीज़ पे 2% है और किसी पे 10% है, लेकिन कोरोना के चलते 25% कम है। डायरेक्टर फीस में 30,000 का रूल मत देखना, डायरेक्टर फीस तो 10,000 भी हो तो भी क्या TDS काटना है। कंपनी उस डायरेक्टर को दे रही है 10,000 रुपये, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, ऐसे कोई हेल्प की है या कुछ मीटिंग में आया है, डायरेक्टर फीस दे रहे हैं तो भी TDS काटना है। क्लियर। और रॉयल्टी पे हो रही है आपको कोई सॉफ्टवेयर इस तरह की, तो भी TDS काटना है। टेक्निकल फीस ले रहा है कोई, आपको गाइड कर रहा है कि कैसे आपको मशीनों को यूज़ करना है, कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्शन होगी, वो एडवाइस दे रहा है टेक्निकल। या आप प्रोफेशनल फीस ले रहे हो, आर्किटेक्ट हो प्रोफेशनल, CA CS एडवोकेट, ये कौन लोग हैं, प्रोफेशनल, इन सब में TDS। लेकिन डायरेक्टर फीस में इंडिविजुअल 30,000 देखने का रूल नहीं है, थोड़े भी होंगे तो भी TDS कटेगा। बाकियों में इंडिविजुअली क्या देखना है, 30,000 से ज़्यादा हो। पर एक बात मैंने बताई थी, प्रोफेशनल फीस में डॉक्टर ने राजेश कुमार का इलाज किया, डॉक्टर साहब ने राजेश कुमार का, क्या किडनी में स्टोन था, डॉक्टर ने 50,000 रुपये ले लिए, स्टोन निकाल दिया। तो उस पर क्या राजेश कुमार डॉक्टर साहब को कहता है, डॉक्टर साहब आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ, क्या सर मैं 194J लगा के TDS काट दूँगा आपका, नहीं काट सकते, इसमें रूल है, अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल सर्विस ली हैं छोड़ो। लेकिन अगर यही डॉक्टर पूरी कंपनी के स्टाफ का इलाज करता है,
कंपनी ने टाई अप कर रहा है डॉक्टर से, कहता है जी आप हमारा इलाज किया करो, ऐसे हमारा कोई भी बंदा बीमार हो पैसे देंगे हम, तो वो क्या है, कंपनी उस केस में टीडीएस डॉक्टर का कट कर सकती है। राजेश कुमार नहीं कट कर सकता डॉक्टर का टीडीएस, समझे। प्रोफेशनल फीस टीडीएस किसी पे 2 तो किसी पे 10, कोरोना की वजह से 7.5 या 1.5% का रूल चल रहा है। पढ़ते हैं किस पे क्या है, पढ़ो 194J क्या कहता है, कौन टीडीएस काटेगा। मैंने बताया ना अभी, सीए साहब किसी की ऑडिट कर रहे हैं तो सामने वाला कहता है सीए साहब ये लो 45,000 फीस, टीडीएस काट लूँ आपका, तो पहले पूछो तू टीडीएस काट भी सकता है कि नहीं, बिकॉज यू आर इंडिविजुअल और एचयूएफ। कब काटेगा, जब तेरी सेल 1 करोड़ से ऊपर हो या फीस 50 लाख से ज़्यादा हो, और वो नहीं है, मैं ही तो भरता हूँ तेरी रिटर्न, तेरी उससे क्या लिमिट कम है, इसलिए यू आर नॉट एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस। पूरे दे दे 45,000, सही है। कंपनी फर्म काटेगी, तो वही कह रहा है कि सभी एसएससी काटेंगे टीडीएस, फर्म भी कंपनी भी, अगर 30,000 से ऊपर पेमेंट हुई। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ कब काटेंगे, जब वो 1 करोड़ या 50 लाख से ज़्यादा 19-20 में उनकी टर्नओवर या फीस हो। किसका टीडीएस, वो प्रोफेशनल, वो टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट कहाँ का हो, इंडिया का हो, रेजिडेंट पर्सन हो। नेचर ऑफ पेमेंट कौन कौन सी पेमेंट है, प्रोफेशनल सर्विस की फीस है, टेक्निकल सर्विस की फीस है, डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिल रहा है। याद रखना सैलरी में कवर नहीं होना चाहिए। अगर वो परमानेंट नौकरी करता है फुल डे, फिर तो उसे क्या मिलती है, सैलरी, फिर तो उसका टीडीएस कौन से सेक्शन में काटा जाए, 192। मैं कह रहा हूँ परमानेंट जॉब नहीं, वो तो पर मीटिंग के हिसाब से पैसे लेता है, जब जरूरत हो काम पे आता है, वो फिर डायरेक्टर फीस है, फिर उसका टीडीएस काटना ही काटना है, चाहे वो पेमेंट 30,000 से कम क्यों ना हो। नेक्स्ट, रॉयल्टी आ रही है आपको, कोई सॉफ्टवेयर यूज करने को दे रहे हो, सॉफ्टवेयर मिलते हैं क्या यूज करने को, हाँ। जैसे मान लो एक मेडी सॉफ्टवेयर है, जितनी भी मेडिकल शॉप्स हैं ना, उन पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है मेडी के नाम से, वो यहाँ लोकल हिसार का एक बंदा है, उसका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, बड़ा तेज है, सरदार जी है कोई, वो सॉफ्टवेयर उसने दे रखा है अलग अलग जगह, 50-60 हज़ार रुपये साल के लेता है, की पासवर्ड लगा देता है, साल बाद रुक जाता है, फिर पैसे दो फिर चलेगा, ऐसा सिस्टम। तो वो रॉयल्टी लेता है, साल बाद रुक जाता है वो सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी लेता है फिर आगे चलता है, और बढ़िया लोगों के सही चल रहा है वो सॉफ्टवेयर। तो वो क्या है, रॉयल्टी जो ले रहा है उस पर टीडीएस है, हाँ वही 30,000 से ज़्यादा रॉयल्टी है तो क्या काट लेना, टीडीएस, अगर आप एलिजिबल हो। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए मुझे टर्नओवर 19-20 की देखनी पड़ेगी, ये बात की थी अपन ने, ओके। नो कंपटीशन फीस क्या होती है, नो कंपटीशन है कोई नॉलेज या कोई पेटेंट की के रिगार्डिंग, जैसे मान लो, एक मिनट सुनना, नो कंपटीशन फीस क्या है, मेरे पास कोई फॉर्मूला है मेडिसिन बनाने का, और रिक्की ने भी वही फॉर्मूला तैयार कर लिया, मैंने रिक्की को कहा रिक्की ऐसा है देख, तू बनाएगा मेडिसिन, हम बना रहे हैं, दोनों में क्या होगा, कंपटीशन, तेरा भी हमारा लॉस दोनों का होगा, प्लीज़ हम तुझे घर बैठे इतने पैसे दे देते हैं, तू क्या ये फॉर्मूले को यूज़ ना कर, बस घर बैठ कोई और काम कर, ये फॉर्मूला ना यूज़ कर, हमें कंपटीशन ना दे, हम तेरे को पैसे दे देते हैं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना ली कोई। तो ये किस चीज़ के पैसे हैं, नो कंपटीशन फीस है ना, कि तू ना बना ये वाली चीज़, ये टेक्निक तू ना यूज़ कर, तू ना बना ये दवाई या कोई जो भी है चीज़, ये डिज़ाइन ना बना, ये डिज़ाइन हमें बनाने दे, पैसे ले ले, तो ये कहता ठीक है इतने पैसे दे दो, तो इसको किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं हम, नो कंपटीशन फीस। तो ये सारी चीज़ें किस में कवर हैं, 194J में कवर हैं। बता रहा है रेट ऑफ टीडीएस, देखो कुछ चीज़ों पे 2% है और कुछ चीज़ों पे 10% है। 2% किन पे है, टेक्निकल सर्विस पे, प्रोफेशनल सर्विस पे नहीं, सीए वाले पे तो 10% ही है, 7.5 कह लो, लेकिन टेक्निकल सर्विस पे कोई टेक्नीशियन है, कोई जैसे इंजीनियर वगैरह है, कोई टेक्निकल नॉलेज देता है, किसी तरह की किसी मशीन को सेटअप करना, किसी प्रोडक्शन, आप कह रहे हो जी हमारे मिसमैनेजमेंट होती है तो प्रोडक्शन के लिए आपको टेक्निकल एडवाइस दे देता है कि कैसे माल बनाओ अच्छा बने, इस तरह। या आपको रॉयल्टी आ रही है किस लिए, कोई फिल्म का एग्जीबिशन के लिए आपने दिया है, रॉयल्टी नेचर ऑफ कंसीडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, फिल्मों की भी तो रॉयल्टी आती है, प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, ये पीवीआर में चलती है, क्या लेता है वो, रॉयल्टी, सीधी बात है। वो आप अगर बाजार से कॉपी मार के फिल्म देखते तो उसको दुख है, अफसोस है, क्यों, उसे रॉयल्टी नहीं आई, रॉयल्टी ना आने का अफसोस है ना उसे, कि आप क्या बाजार से 10-20 रुपए में घर ला के देखते हो और वो भी 5 जने इकट्ठे सोचो ना नुकसान कितना हो रहा है, थिएटर में जाते अलग अलग टिकट लेते,
बात है, तो वो क्या है, रोकते हैं, तो उनको नुकसान होता है। तो वैसे ये रॉयल्टी दे रहा है फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी इनकम क्या है, उस पर टीडीएस काटेगा। प्रोड्यूसर का कौन काटेगा टीडीएस? डिस्ट्रीब्यूटर। जो पेमेंट देगा वो बीच में से काटेगा टीडीएस, कितना? 2। पर अगर 14 मई से लेके 31 मार्च 21 के बीच में तो 1.5%। टेक्निकल सर्विस पे, इस तरह की रॉयल्टी पे, कॉल सेंटर पे, पेई कॉल सेंटर वाला है तो कोलगेट वाले कॉल सेंटर वाले को दे रहे हैं या और कोई कंपनी वाले दे रहे हैं तो कितना टीडीएस काटेंगे? 1.5%। 2 का 1.5 हो गया है। लेकिन प्रोफेशनल फीस पे क्या है? 10%। एज अ सीए मुझे बैंक पैसा दे रहा है 30,000 से ऊपर तो बैंक टीडीएस हमेशा काटेगा। सरकार कोई पेमेंट दे रही है मुझे 40,000 फीस टीडीएस काटेगी। राम पैसे दे रहा है मुझे, मेरे से काम करवाए, रिटर्नें भरवाई हैं, तो वो मेरे को 30,000 से ऊपर दे रहा है तो टीडीएस काटेगा। रुक जाओ, क्या देखना पड़ेगा राम का? पिछले साल की टर्नओवर क्या है, फीस कितनी है, तो काट सकता है, नहीं तो नहीं। डायरेक्टर फीस पे भी टीडीएस कितना है? 10%। नो कंपटीशन फीस पे भी कितना है? 10%। रॉयल्टी फिल्मों की आती है तो उस पर 2% है, बाकी कोई रॉयल्टी आएगी तो उस पर कितना कटेगा? बुक राइटर आपको रॉयल्टी आती है, रॉयल्टी बड़ी आती है। सॉन्ग है आपके पास कोई सॉन्ग, आप किसी को देते हैं तो उससे रॉयल्टी ले रहे हैं, तो रॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ की है तो उस पर 2% है, बाकी सब रॉयल्टी पे कितना है? सॉफ्टवेयर की रॉयल्टी पे कितना है? 10। प्रोफेशनल फीस पे भी 10। नो कंपटीशन फीस पे भी कितना? 10। फिल्मों की लीज पे देके रॉयल्टी आती है उस पर 2% है, बाकी सब रॉयल्टी पे कितना है? 10। टेक्निकल फीस पे भी कितना है? 2%। कॉल सेंटर वाले पे भी कितना है? 2%। फिल्मों की रॉयल्टी पे 2%, बाकी सब जो बच गई चीज़ें, नो कंपटीशन 10%, प्रोफेशनल फीस 10%, अदर रॉयल्टी 10%, डायरेक्टर की फीस 10%। अब जहां मैं 2 और 10 कह रहा हूं वहां पे 1.5 और कितना समझ लो 7.5 ड्यू टू कोरोना। और अगर वो पैन नंबर नहीं देगा सामने वाला पे तो 20% काटना है, हर जगह सेम रूल है। नेक्स्ट, कब कटेगा? विच एवर इज अर्लियर का रूल वही है। मेन बात ये आ गई 6 एग्जम्पशन। अगर इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 से ऊपर नहीं होती ईच, चारों चीजें अलग अलग हैं, एक आदमी को प्रोफेशनल फीस भी मिल रही है, टेक्निकल फीस भी मिल रही है, तो अलग अलग हैं दोनों, 30,000 से ऊपर होना चाहिए इंडिविजुअली तो कटेगा टीडीएस, वरना नहीं। पर लिखा है डायरेक्टर फीस पे हमेशा कटेगा, हमेशा कटेगा। डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पे हमेशा कटेगा, चाहे वो 30,000 से कम ही क्यों ना हो, डायरेक्टर फीस कटेगा। 10,000 है ना तो भी टीडीएस काट लेना 7.5%। क्लियर? 10,000 का 7.5% कितना बन जाएगा? 750 काट लो, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट, स्टूडेंट में नोट दैट इन केस वेयर इंडिविजुअल और एचयूएफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट any fee for professional service is exclusively for personal purposes of such individual or HUF, tax need not to be deducted under section 194J. However, similar exception is not available in respect of other item. सीधी सी बात है, प्रोफेशनल फीस के अंदर है ये। अगर हम किसी को प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं पर्सनल कामों की, जैसे डॉक्टर क्या है? टेक्नीशियन है, डॉक्टर टेक्नीशियन है, डॉक्टर रॉयल्टी लेता है, डॉक्टर डायरेक्टर फीस ले रहा है, डॉक्टर क्या ले रहा है? प्रोफेशनल सर्विस की फीस। और अगर डॉक्टर ने किसी की पर्सनली हेल्प की, बंदे इंडिविजुअल की, ऑपरेशन किया और किया, चेकअप किया, उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? लेकिन डॉक्टर ने कंपनी के वर्कर का ट्रीटमेंट किया, कंपनी से टाई अप है तो कंपनी टीडीएस काट सकती है, हम नहीं टीडीएस काट सकते डॉक्टर का, अगर वो पर्सनल सर्विस दी है उसने तो। लेकिन हाँ, और चीज़ों में नहीं है। किसी टेक्नीशियन ने किसी के घर में कोई हेल्प की है, उसके पैसे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर टीडीएस है, उस पर टीडीएस है। सिर्फ प्रोफेशनल फीस में ऐसा रूल बनाया गया, इंडिविजुअल एचयूएफ ने पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई सर्विस ली है उस पर टीडीएस ना कटे। क्लियर? वैसे प्रोफेशनल चार्जेस जो पर्सनल पर्पस वाले, इनको 194M में फंसाया गया है। कहता कई बार बहुत मोटी मोटी फीसें ले जाते हैं और टीडीएस से बच जाते हैं। जैसे 194I में था ना कि अगर पिछले साल ऑडिट नहीं होती तो वो टीडीएस नहीं काटेगा, एलिजिबल नहीं, तो उसे कहाँ फंसा लिया उन्होंने? 194IB में। वो कहते हैं 50 से ऊपर रेंट हुआ तो काट भाई, चाहे तेरी ऑडिट नहीं होती तब भी, है ना। तो ऐसी प्रोफेशनल आदमी पर्सनल कामों के लिए किसी को सर्विस देते हैं तो 194J कहता है टीडीएस ना काटा जाए, पर इसके लिए नया सेक्शन एडजस्ट कर दिया गया है 194M, वहाँ पढ़ेंगे इसे। यानी प्रोफेशनल काम लोगों ने काम किसके लिए किया है?
पर्सनली किसी के लिए, तो उसको 194M के लिए छोड़ दो, वहां देख लेंगे। ओके, तो डॉक्टर वाला एग्जांपल नीचे दे रहा है, कंपनी के वर्कर को ट्रीट कर रहा है, पढ़ चुके हैं। अब प्रोफेशनल सर्विस तो एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत से काम प्रोफेशनल में आते हैं। पढ़ना क्या क्या है प्रोफेशनल सर्विस में, पेज नंबर 34 क्या कहता है? प्रोफेशनल सर्विसेज मींस सर्विसेज रेंडर्ड बाय पर्सन इन कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी जैसे कि CA CS वगैरह, इस तरह की कोई कंसल्टेंसी है, इंटीरियर डेकोरेटर है, एडवर्टाइजमेंट का कंसल्टेंट है, कैसे ऐड करनी है, इस तरह के लोग प्रोफेशनल में आते हैं। सीधी बात है, CA CS इस तरह के लोग, अकाउंटेंसी के डिग्री होल्डर लोग, ठीक है, इंटीरियर जो डेकोरेटर वगैरह हैं इस तरह के लोग, ये सब डॉक्टर वगैरह, एडवोकेट वगैरह, ये सब किस में आते हैं? प्रोफेशनल में। और ये प्रोफेशनल फीस में TDS का रूल क्या है? 10%। वैसे अगर कम करें तो कितना? 7.5%। लेकिन ये पर्सनल कामों के लिए किसी का हेल्प करते हैं तो उसको 194M में पढ़ा जाए, यहाँ नहीं। 30,000 से ज़्यादा नहीं अमाउंट तो TDS नहीं कटता यहाँ। ओके, फॉलोइंग पर्सन हैव बीन इंक्लूडेड इन प्रोफेशनल इन दिस सेक्शन, ये भी प्रोफेशनल है। खिलाड़ी जो गेम खेलते हैं वो भी प्रोफेशनल, एम्पायर, रेफरी, कोच, ट्रेनर, टीम फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, इवेंट मैनेजर, कमेंटेटर, एंकर और स्पोर्ट्स कम्युनलिस्ट। वो जो कॉलम लिखता है ना, आर्टिकल देता है स्पोर्ट्स को लेके, वो भी क्या है? प्रोफेशनल। दोबारा सुनो ये लिस्ट, कौन लोग प्रोफेशनल है? जो प्लेयर खेलते हैं क्रिकेट, हॉकी वगैरह, वो अंपायर नहीं होते, वहाँ अंपायर होते हैं क्रिकेट में भी, और उसमें भी रेफरी वगैरह होते हैं, फुटबॉल वगैरह में रेफरी, अंपायर, थर्ड प्लेयर होता है वो रेफरी कह देते हैं जैसे, और कोचिज होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनर, कोचिज, टीम फिजिशियन होता है, साथ में कोई प्रॉब्लम आ जाए फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वो कुछ मसल्स में खिंचाव आ जाए और आ जाए वो हेल्प करता है, इवेंट मैनेजर होते हैं, कमेंटेटर जाते हैं, एंकरिंग करने वाले जाते हैं, एंकरिंग कमेंटेटर लगभग सेम बात है, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट वो जो आर्टिकल वगैरह देते हैं, ये सब लोग किस में आ गए? प्रोफेशनल। इनको भी अगर 30,000 से ज़्यादा मिलेगा तो सामने वाला क्या कटेगा? 7.5% TDS। खिलाड़ी को, अंपायर को, रेफरी को, कोच को, फिजियोथेरेपिस्ट को, इवेंट मैनेजर को, इन सब को मिलेगा, तो ये भी क्या है? TDS काट के मिलेगा। बट थोड़ा आगे पढ़ो, ये लोग जो है प्रोफेशनल में नहीं गिने गए। 194J विल नॉट बी एप्लीकेबल टू अदर प्रोफेशनल, है तो ये प्रोफेशनल, पर 194J में इनको ना गिना जाए। कौन कौन? टीचिंग वाले लोग, स्कल्पचर पेंटिंग बनाने वाले लोग, इन लोगों को जब तक सरकार ना कहे तो इस 194J में प्रोफेशनल नल ना माना जाए। है तो ये भी पर नहीं, इस सेक्शन में इनको प्रोफेशनल नहीं माना गया। क्लियर? बच गए? बढ़िया है। इस सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा इन पे 194J, क्योंकि इनको प्रोफेशनल माना ही नहीं गया। टीचर, ट्यूशन टैशंस पढ़ाने वाले टीचर हो गए, पेंटिंग वेंटिंग बनाने वाले लोग, इनको ना माना जाए प्रोफेशनल। मतलब इनको वेट करने को टिल नोटिफाइड, कभी सरकार कह देगी तो इनको भी प्रोफेशनल में गिन लेंगे, फिलहाल नहीं। ठीक, नेक्स्ट। नो कंपटीशन फीस क्या बता चुका हूं ना, क्यों मिलती है? किसी बिजनेस में सिमिलर काम ना करने के लिए किसी को आप कहते हो मैं पैसे दे दूंगा, वो चीज है, ठीक है ना। ये वैसे इन्होंने एक और रिलैक्सेशन दे दी, इंडिविजुअल HF रॉयल्टी या नो कंपटीशन फीस किसी को देंगे तो उस पर TDS ना काटा जाए। इंडिविजुअल HF को रिलैक्स कर दिया कि इंडिविजुअल हो, HF हो आप, चाहे आपकी टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा है पिछले साल, तो भी आप किसी को नो कंपटीशन फीस दोगे ना, मत TDS काटो। किसी को रॉयल्टी दोगे, मत काटो। मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी फीस मान लो यार मेरी टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा है, तो मुझे TDS काटना चाहिए। किसी को रॉयल्टी दे रहा हूँ, नो कंपटीशन फीस दे रहा हूँ, ना काटो, छोड़ दिया। बाकी चीज़ों में नहीं छोड़ा, और प्रोफेशनल फीस में नहीं छोड़ा, टेक्निकल फीस में नहीं छोड़ा, सिर्फ नो कंपटीशन फीस और रॉयल्टी दे रहा हूँ किसी भी चीज़ की तो नहीं काटने पे कहा गया, रिलैक्स कर दिया गया। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर सॉफ्टवेयर, तो आप समझ गए, पेमेंट बाय पर्सन बीइंग अ ट्रांसफरी। सेकंड बार, फॉर एक्विजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनदर पर्सन। फर्स्ट बार, बीइंग अ रेजिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू TDS। ऐसा है, पहले कोई बंदा खरीद रहा है, आप सेकंड पर्सन हो, आप उससे खरीद रहे हो, तो कह रहे हैं ना, एक बंदा पेमेंट दे रहा है, आप ट्रांसफरी हो, सेकंड बार हो, किससे ले रहे हो? जिसने पहले खरीदा है रेजिडेंट बंदे से, वो आपको ट्रांसफर कर रहा है, तो TDS मत काटना। जैसे मान लो रिक्की ने मुझे बेचा सॉफ्टवेयर, मैं सेकंड पर्सन हूँ, फर्स्ट पर्सन बायर कौन है? रिक्की, रिक्की ने मुझे बेचा, तो मैं रिक्की का TDS ना काटूँ, ये कह रहा है।
आप समझो बात को, प्रोफेशनल रिक्की है, रिक्की ने कहीं से सॉफ्टवेयर बनाया, सामने वाला कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, वही सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है रिक्की को, तो रिक्की उसको किस चीज़ की पेमेंट दे रहा है? सॉफ्टवेयर की रॉयल्टी यूज़ करने की, टेक्निकल पैसे दे रहा है उसके, तो आप टीडीएस काटोगे। पर आपको वो सॉफ्टवेयर ठीक सा नहीं लगा, आप कहते हैं यार नहीं यार बात बन नहीं रही, मैंने कहा मेरे को दे दे, मैं यूज़ कर लूँगा। रिक्की ने मुझे दे दिया, तो क्या रिक्की एक्सपर्ट है क्या सॉफ्टवेयर बनाने वाला? इसके लिए तो सामान दे रहा है ये, इसके लिए तो सामान है, ये कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है। मैं तो सेकंड बार हूँ, मैं इसके लिए सामान है वो, इसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाने की सर्विस नहीं दे रहा, इसलिए इसका टीडीएस ना काटा जाए। यानी मैं रिक्की को जो पेमेंट दूंगा मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। हाँ, मैं सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट से सॉफ्टवेयर बनवाता हूँ, मैं उसको देता हूँ, तो वो क्या है, उसकी रॉयल्टी देता हूँ यूज़ करने की, तो मैं काटूंगा टीडीएस। वो चीज़ बताई हुई है कि सॉफ्टवेयर एक्वायर किया, सब्सिक्वेंट आगे ट्रांसफ़र कर दिया, पहले वाले ने खरीदा, सेकंड वाले को आगे ट्रांसफ़र कर दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है, बिना मॉडिफिकेशन एज इट इज़। हाँ, एक बात सुनना, रिक्की भी कंप्यूटर एक्सपर्ट है, पहले सॉफ्टवेयर कहीं से बनवाता है, उस बंदे को रॉयल्टी ये देता है या कोई पैसे देता है, तो ये उसका टीडीएस काटता है। फिर ये सॉफ्टवेयर इसने ले लिया, मैंने कहा रिक्की मुझे देगा, इसने 70,000 रुपये का लिया है, कैसा 1.5 लाख का दूंगा इसको आगे तैयार करके। ये भी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, 70 में सॉफ्टवेयर लेके इस पर मेहनत करता है, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करता है और बढ़िया बना के मुझे 1.5 लाख देता है, फिर तो मैं भी काटूंगा इसका टीडीएस, क्योंकि ये उसको मॉडिफाई करके कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक्सपर्ट है, ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर की बढ़िया सर्विस दे रहा है। मैं कह रहा हूँ एज इट इज़ दे रहा है ये, इसको कुछ एबीसी नहीं आती, उसको मॉडिफाई क्या करेगा? ये कोई उस फील्ड का मास्टर थोड़ी है, ये तो कमाने वाला है, बस दुकानदार है ये तो। अब ये देखो, बड़े एंटीवायरस दुकान वाले से पैसे देते हैं, उठा लाते हैं, दुकानदार बनाता है क्या एंटीवायरस? वो तो रेडीमेड लाता है आगे से। तो वो क्या है, इस पे टीडीएस कटेगा भैया? ये सॉफ्टवेयर सर्विस ना, नहीं कटेगा। वो कह रहा है एज इट इज़ दे दिया, एज इट इज़। तो इस पे क्या है, टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड 194J और 195 फॉर एनी प्रीवियस ट्रांसफर। हाँ, पहले कट चुका है। पहले कब कट चुका है? जब फर्स्ट बार रिक्की ने खरीदा, सॉफ्टवेयर बनवाया, तो इसने काट दिया ना टीडीएस सामने वाले का। अब ये सेकंड बार को एज इट इज बिना मॉडिफिकेशन के देता है, तो मैं काटूंगा रिक्की का टीडीएस? नहीं, पहली बार फर्स्ट बार ने इन्होंने लिया था, इसने टीडीएस काट दिया था। किस सेक्शन में? या तो 194J में टेक्निकल प्रोफेशनल में, या फिर 195 नॉन रेजिडेंट होगा उस केस में। नेक्स्ट, ट्रांसफर सेकंड बार ने ये डेक्लेरेशन दी है ट्रांसफरर को, फर्स्ट बार को, दैट टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद पॉइंट, मतलब उनकी बात होगी, पैन फोन नंबर के साथ डेक्लेरेशन होगी, पहले टीडीएस काट के जमा करवा दिया गया है बस। यानी सीधी सी बात है, ये सॉफ्टवेयर बनवाओगे ना आप किसी से, सॉफ्टवेयर बनवाओगे किसी से, तो आप प्रोफेशनल फीस सर्विस ले रहे हो, बना बनाया आगे महंगा दे रहे हो किसी को, तो आप तो गुड्स के सेलर होगे ना, आप 194J में कवर होने वाले नहीं है। बात ये है। नेक्स्ट, ब्रांच एस्टेब्लिशमेंट वेयर अ फॉरेन कंपनी हैज नो ब्रांच एजेंट और एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, then the provision of 194J will not be applicable in respect of payment made through regular banking channel for professional or technical services rendered to it by Indian law or accountancy firm. However, foreign company or foreign law or accountancy firm are required to send a quarterly statement indicated the name and address of the person to whom the payment are made to the CBDT. समझे बात? अब मान लो आप फॉरेन से सर्विस ले रहे हो, फॉरेन से कोई सर्विस ले रहे हो, कोई अकाउंट का काम करवा रहे हो, कोई और सर्विस ले रहे हो, फॉरेनर आपको सर्विस दे रहा है, तो आप पेमेंट दे रहे हो, आपको फॉरेनर का टीडीएस काटना चाहिए, वो कहते हैं रहने दो। बस एक बात है, फॉरेन वाले लिस्ट बना बना के दे दिया करें हमें कि वो इंडिया में कब कब किस किस को सर्विस दी, कहता हमने उनसे मिलना है जो सर्विस लेते हैं, पैसे कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो चेक करने के लिए। कोई फॉरेनर इंडिया के लोगों को इस तरह की प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, तो उस पर टीडीएस ना काटने के लिए कहा गया है। टीडीएस ना काटे, बशर्ते कि उनकी इंडिया में कोई ब्रांच या कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट ना हो। अगर दिल्ली में एक कंपनी ने ब्रांच खोल ली, वो इस तरह की सर्विस दे रहे हैं टेक्निकल अकाउंटेंसी की, और वो फिर तो कटेगा देखो टीडीएस। आप उनको पेमेंट ब्रांच के थ्रू टाई अप करोगे, उनके थ्रू पेमेंट दोगे, काटो टीडीएस। लेकिन उनकी इंडिया में कोई ब्रांच, कोई लिंक, कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, सारा काम ऑनलाइन है। अब गूगल का इंडिया में क्या है? गूगल का क्या इंडिया में है कुछ? गूगल का इंडिया में इतने मूर्ख लोग हैं हिंदुस्तान के। मेरा एक पीछे से क्या हुआ था, एक ईमेल आईडी हैक हो गया, उससे चैनल हैक हो गया। मैंने गूगल का देखा, अभी नंबर देख रहा था मैं, तो मैंने वो
एक उस पर ना मेरे स्टाफ ने वो डाल दिया, मेल आईडी डाल दिया मेरा कि भाई गूगल को, जबकि वो जिसको मेल आईडी डालना ना वो गूगल का ऑफिशियल अकाउंट नहीं था। इंडिया में बना नहीं लेते लोग ऐसे ही, हम यहाँ हम तो गूगल के ऑथराइज रिप्रेजेंटेड, स्टाफ ने वहाँ ईमेल डाल दिया, तो हमें पता लगा भी ये गूगल का ऑथराइज नहीं है, तो वो यूएस में है वो, तो उनको मेल डाला, हमारा चैनल गूगल ने रिकवर कर दिया, सब कुछ ओके हो गया। पर वो मेल आईडी वहाँ डाल दी जैसे किसी ने। अब लोग क्या हैं, यूट्यूब चैनल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, पढ़ते नहीं भी ये सारे में क्या है, किस लिए है ये वो। वहाँ पे और कोई मेल तो दिखती नहीं लोगों को, वहाँ पता नहीं कैसे हमारी मेल दिख जाती है उनको। हमारी मेल तो खुद अपने कंप्लेंट डालने के लिए डाली हुई है, उठा के मेल आज देखना जी सर ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ये भाई इसका चैनल बंद करो। भाई हम कौन ऑथराइज है जी, उनको मैसेज करते करते थक गए। भाई हम कोई इंडिया में कोई ऑथराइज गूगल का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप कंप्लेन करो पुलिस को सीधा, कोई भी आपको परेशान कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो लोग उसी पे धड़ाधड़ मेल डाले जा रहे। भाई और तो कोई मेल दिख नहीं रही गूगल वालों की, इनकी दिख रही है, उसी पे मेल डाल दो। कोई अजीब अजीब मेल आती रहती है। एक कह रहा है जी हम मोहम्मदम है, मुस्लिम है, हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई बोलता है, ये वाला बंदा इसका ये चैनल है, इसको ब्लॉक करो। ऐसे कोई कैसे बोलो। हमने कोशिश कर ली भैया हमारा वहाँ से आईडी उड़ा दो यार। कल को एक दो तो मैसेज आ गया कि आपको इतने पैसे हमने पे कर दिए, वो यूट्यूब प्रीमियम तो चला ही नहीं पैसे भी लिए जा रहा है कोई। और मेल वो कंप्लेंट करने के लिए ढूंढते हैं ना, जब वो कंप्लेंट इंडियन लोकल कॉन्टैक्ट, वहाँ पे बीच में हमारा आईडी दिखता है उनको, बीच में कई आईडी के बीच में हमारा भी दिख जाता है। वो कहते हैं चलो और कोई आईडी नहीं दिख रहा, इस पर डाल दो कंप्लेंट, बोलो उनको हम जवाब देते हैं भैया गूगल पे करो, उनका इंडिया में कुछ भी नहीं। गूगल कितने पैसे कमाता है, गूगल की कितनी सर्विस हैं, डाटा सर्विस देता है। आप ये अपनी गूगल ड्राइव में 15 GB फ्री होता है एक ईमेल आईडी पे, उससे ज़्यादा हमारे सारे फुल होते हैं, 3-4 आईडी हैं, क्योंकि हम काफ़ी कुछ लोड करते हैं। गूगल ड्राइव आपको नोट्स ये वो सारा फुल है, तो परचेज़ भी करना पड़ता है। तो वो कितनी सर्विस दे रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, एडवर्टाइजमेंट और कितनी तरह की सर्विस दे रहा है आपको, क्लाउड सर्विस दे रहा है कई तरह की। तो वो उनका इंडिया में कोई ब्रांच नहीं, कोई इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट नहीं। इंडिया को बड़ी ये है कि कमा के हमारे देश से लेके जा रहे हैं पैसा, और हमें कुछ बनता भी नहीं देखा जाए तो वो कह रहा है ये सारी सिचुएशन कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसकी इंडिया में कोई ना ब्रांच है, ना कोई एजेंट है, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, उन पे 194J मत लगाओ, ना लगाओ। वो कौन सा वैसे देने वाले हैं, आप लगा लोगे देने आ जाएंगे वो। आप कर भी क्या लोगे उनका, जब उनकी यहाँ ना तो कोई दुकान है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या करोगे? बंद कर दोगे तो सरकार क्या दे, खुद के अकाउंट बंद हो जाएंगे। गूगल बंद कर देगी क्या सरकार? इतनी हिम्मत नहीं है। गूगल की कितनी सर्विस तो सरकार ही खुद यूज़ कर रही है, जीमेल आईडी ये वो सब मान के चलो। फेसबुक सारा ये प्लेटफॉर्म ट्वीट कहाँ वो कर रहे हैं, आप फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम किसका प्रोडक्ट है? गूगल का है। फेसबुक किसका है? गूगल का है। व्हाट्सएप किसका है? गूगल के थ्रू टाई अप है। कई चीज़ें ऐसी इनके बड़े प्रोडक्ट हैं, क्या क्या बंद कर दोगे आप? बड़ी सर्विस दिक्कत आ जाएगी। तो चल रहा है, और आप कर भी क्या सकते हो? उनको कहो कि इंडिया में टैक्स दो, पता ही नहीं साहब, नहीं वो कहाँ से रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन सर्विस लेते हो उनसे, पेमेंट दे देते हो। सरकार को क्या पता कौन कितनी पेमेंट कहाँ दे रहा है, दिए जा रहे हैं आप। तो वो ये कह रहा है, कहता चलो फिर उनको माफ़ी कर देते हैं, अपन ले तो वैसे भी सकते नहीं ये चीज़ है। 194J एप्लीकेबल नहीं है। आप जो उनको पेमेंट दे रहे हो, कहता है यार सही सिस्टम से पेमेंट किया करो, रेगुलर बैंकिंग सिस्टम से, ताकि हमें पता तो लगे रूल्स के अकॉर्डिंग कितना पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है उनको। और फॉरेन वालों को कहो कि अपना वो डिटेल दिया करें कि इंडिया में किस किस को उन्होंने कितनी कितनी सर्विस दी है। बस क्लियर। कोई ब्रांच ऑफिस हुआ तो TDS कटेगा। जैसे आपको सेक्शन 9 में बताया कि कोई इंडिया में न्यूज़ कलेक्ट करके चला जाता है, क्या इंडिया में इनकम टैक्सेबल है कोई? ना, इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन है नहीं। बिजनेस कनेक्शन बन जाता अगर दिल्ली में ऑफिस खोल के बैठे होते अपनी ब्रांच, फिर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बन जाता। फिलहाल तो वो अपने देश में ऐड चला रहे। BBC वर्ल्ड पे ऐड चलती है हिंदुस्तान के काफ़ी प्रोडक्ट्स की। इंडिया वाले BBC वर्ल्ड को पेमेंट दे रहे हैं ना अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि बड़े प्रोडक्ट अपने भी इंटरनेशनल चलते हैं। मान लो बाबा रामदेव BBC वर्ल्ड को पेमेंट देता है, वे मेरी ऐड चलाया करो पतंजलि आयुर्वेदिक की, तो वो ऐड चलाते हैं। तो BBC वर्ल्ड का इंडिया में कोई ऑफिस है, कुछ है इंडिया में, कुछ कर रहे हैं क्या? वो ऐड वहीं बन रही है, वहीं से टेलीकास्ट हो रही है, इंडिया में चले ना चले, ठीक है। तो क्यों टैक्स देंगे वो? इंडिया में टैक्स देंगे ना, नहीं देते। ये चीज़ है। नेक्स्ट, इंडिया में खोल लो ऑफिस, फिर देखो कैसे टैक्स निकलवाते हैं हम। इंडिया में ऑफिस खोल लो तो ये दिक्कत है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कह रहा है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हु आर मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी
to hospital in connection with settlement of Mediclaim insurance, including cashless scheme, are responsible to deduct TDS under 194J। तो देखो ऐसा है, मीडिएटर है ये है ना, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर मीडिएटर है। आजकल क्या है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया, वो कार्ड बन जाता है कैशलेस। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आप ना आजकल हॉस्पिटल्स में जाना जो इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे, वहाँ कई पेशेंट बैठे परेशान, सिर दुबारे होंगे, कभी इधर करवट लेके सो गए, कभी इधर लेके सो गए। आपको लग रहा है भाई साहब क्या हो गया, आपको क्या बीमारी, लग भी नहीं रहा, ना ग्लूकोज लगाना कुछ। क्या भाई साहब ऐसा है, मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, आपको पता ही है, मेडिकल है मेरा इंश्योरेंस, तो इनका रूल है कि 24 घंटे एडमिट होना चाहिए, फिर मिलता है पैसा। वो बंदा फ्री है, जाना चाहता है पर जाएगा नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे का रूल है या 48 घंटे का रूल है। वो पड़ा रहेगा, बोर हो रहा है, कहता करूँ क्या, पर टाइम पूरा करना है, नहीं पूरा किया तो फिर पैसे देने आ जाएंगे। कैशलेस इंश्योरेंस में ये होता है, एडमिट रहना चाहिए बंदा, ऐसे नहीं पट्टी करवा जो भैया बीमे वाले देंगे, ऐसे नहीं देते वो। तो आधे तो वो यहाँ यूँ ही पड़े हुए हैं, आधी जगह तो बहुत बुरा हाल है, डॉक्टर सेटिंग कर लेता है। डॉक्टर को तो किससे आने हैं, इंश्योरेंस कंपनी से। आपको कहता है जी कोई नहीं 2 दिन पड़ जाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका 50,000 का बिल बना दूंगा, 10,000 तेरी जेब में भी डाल दूंगा, 40 मेरे को बच जाएंगे, और बीमे वालों से 50 लेने ही अपने। ऐसे बड़ा बुरा हाल है, बहुत कुछ चल रहा है। इसके चक्कर में लपेटे में आ जाते हैं आम आदमी बेचारे। डॉक्टर को आदत पड़ गई कि कैशलेस वाले आते हैं, हमें तो क्या है बीमा कंपनियों से लेना है, वो बिल 20 का 50 बनाते हैं, क्योंकि कहाँ से लेना उन्होंने, इंश्योरेंस कंपनी से। और एक शरीफ आदमी चला गया बेचारे के पास ना कोई कार्ड है, ना कोई बीमा है, ना सरकारी एम्प्लॉई है, जेब से देना है। डॉक्टर को आदत पड़ी हुई है अभी बिल इतना ही बनाना है, वो लपेटे जाते हैं बेचारे गरीब, उसमें बड़ी दिक्कत है ये। मतलब आपको अगर आपके पास कोई ऐसा कार्ड नहीं है ना, तो आप ऐसे हॉस्पिटल में मत जाया करो जिसके अंदर ये सारा सिस्टम है। बड़े बड़े हॉस्पिटल बिल ज़्यादा बनाते हैं, ऐसे हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पे ये टाई अप नहीं है इंश्योरेंस कंपनियों के साथ, वहाँ बिल जेन्युइन बनते हैं। चलो, कहते हैं ये जो बीमा कंपनियों से लेके पैसे हॉस्पिटल को देता है, ये आदमी बीच में मीडिएटर है। पेशेंट आए हॉस्पिटल में, पेशेंट से पैसे ना लेके पैसे किससे लेने हैं, बीमा कंपनी से। तो बीच में सारा पैसे लेके लाके बीमा कंपनियों से किसको देने का काम, डॉक्टर्स को। तो वो टीडीएस काटने की भी ड्यूटी अगर एप्लीकेबल है तो किसकी है, इस बंदे की। जैसे डॉक्टर्स को पेमेंट होनी है, डॉक्टर ने किसी कंपनी के लोगों का इलाज किया है, तो वो डॉक्टर को जो पेमेंट देगा तो टीडीएस कौन काटेगा, यही काटेगा, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अदर इशू, पेमेंट टू रिक्रूटमेंट एजेंसी आर इन नेचर ऑफ पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विस, उस पर टीडीएस का रूल एप्लीकेबल होगा, ना कि 194C। ऐसा है, दो बातें हैं। देखो, आपको बंदे भर्ती करते हैं, पीछे भी आया था 194C में, आपने न्यूज़पेपर वालों को ठेका दे दिया, भैया बढ़िया सी ऐड लगाया करो, वाइट कॉलर ऑफिसर बना दो, बढ़िया बढ़िया बातें लिख दो कंपनी के बारे में, आपकी जिम्मेवारी है बंदे भर्ती करवा दो हमारे पास स्टाफ, मतलब ऐड दो जबरदस्त आप। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये तो क्या 194C में कवर है। लेकिन एक और भी होता है, कुछ कंपनियों का काम क्या होता है, ये ऐड उड से लोगों को बहकाने का काम नहीं करती। वो तो आपके लिए, आपको बंदे भर्ती करने हैं, तो आपको इंटरव्यू लेना है, ये सब है ना, टेस्ट लेना है, तो आपको इतनी नॉलेज कहाँ है अभी, टेस्ट कैसे लें, इंटरव्यू कैसे लें। तो बाज़ार में ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, आप उनको कहो जी हमने तो 100 आदमी भर्ती करने हैं, उनका स्क्रीनिंग भी टेस्ट लेना है, उनका रिटर्न टेस्ट लेना है, इंटरव्यू लेना है, तो आप अरेंज करोगे ये सब कुछ, कहता है हम कर देंगे। यहाँ एक होटल है, हमने वहाँ संडे का एक प्रोग्राम करना है इसी संडे, तो वहाँ पता लगा वो एक यार दोस्त का है होटल गोपीराज, यहाँ मेरा स्टूडेंट है सुनील शेट्टी, उनका है, तो वहाँ पे प्रोग्राम था, तो उसका फ़ोन आया, कहते यार ऐसे करके रिक्रूटमेंट एजेंसी वालों ने कहा है कि ऐसे करके भाई वहाँ इंटरव्यू लेने हैं, काफ़ी लोगों को बुलाना है, तरह तरह के इंटरव्यू चलने हैं, 5 बजे तक बिजी रहेगा, तो आप अपना प्रोग्राम थोड़ा सा लेट कर लो, या मैं उनको ना कर दूँ। तो अपने कहा लेट कर दे यार, हमें क्या, हम लेट आ जाएंगे वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये सिस्टम चलता है, वो पैसे लेते हैं आपके लिए, स्टाफ की सारी टेस्टिंग और वो स्क्रीनिंग इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। तो आप उनको जो पेमेंट दे रहे हो वो क्या है, 194J प्रोफेशनल फीस दे रहे हो आप उनको, 194J में टीडीएस कटेगा। हॉस्पिटल को मेडिकल सर्विस दे रहे हैं कंपनी के स्टाफ को तो टीडीएस कटेगा, हाँ। किसी बंदे का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं है। वेयर फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस इंक्लूडिंग रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस टीडीएस शैल बी मेड ऑन ग्रॉस अमाउंट। ऐसा है, क्या हुआ, डॉक्टर कहता है जी मैं आपकी कंपनी के लोगों का इलाज करूंगा, डॉक्टर कहता है ठीक है, कंपनी के इलाज करूंगा, तो दवाइयां भी डॉक्टर लगा रहा है, तो टोटल फीस पे मैं नोट्स दे रहा हूं बच्चों को, तो नोट्स प्लस जो ट्रेनिंग कोर्स है दोनों ही प्रोफेशनल फीस का पार्ट है।
अब मैं बच्चों को कह दूं भाई ये नोट्स के पैसे हैं, नोट्स के रिम्बर्स करो मेरे जो लगे हैं, ये नोट्स के, बाकी फीस। गलत बात, टीडीएस टोटल पे कटेगा। डॉक्टर कह दे कि ये तो मेरे मेडिसिन के हैं और ये मेरे ट्रीटमेंट के हैं, तो नहीं भाई, टोटल पे, टोटल ग्रोस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। वो मेडिसिन भी क्या है, पार्ट ऑफ सर्विस है। क्लियर, पार्ट ऑफ सर्विस है वो। एक बाबा मंत्र मार के तवीज गले में डाल देता है, कहता चल बेटा अब कुछ नहीं होएगा, तो वो क्या है, पैसे ले लेता है, लाओ जी 500 रुपये, तो वो तवीज के अलग करेगा, एक ही है वो, सब कुछ बीच में ही है, मिला जुला है ये स्पिरिचुअल, उसके पास ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ है। 194J बहुत बड़ा है, उलझा दिया एक्चुअल में इन्होंने। 194J पहले प्लेन था, अब इन्होंने 2% और 10% में उलझा दिया। क्या कॉल सेंटर वाला किस में है, 2, जिसको 1.5 में रखा गया अपन, और टेक्निकल सर्विस भी किस में है, रॉयल्टी कौन सी, फिल्म वाली, उस पे 2% है यानी 1.5, बाकी सब कुछ किस में है, 10 यानी 7.5 में। क्या, प्रोफेशनल फीस, डायरेक्टर फीस, नो कंपटीशन फीस, रॉयल्टी तो और भी बहुत सी चीज़ों पे आती है, डिज़ाइन पे, बुक्स पे, राइटर को, सब पे कितना है, 10, जिसको 7.5 आप पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक, इंडिविजुअल प्रोफेशनल सर्विस लेता है घर के कामों के लिए, तो सामने वाले का टीडीएस नहीं काटेगा, कंपनी का ले रही है तो टीडीएस कटेगा। वैसे नो कंपटीशन फीस या रॉयल्टी इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को दे रहे हैं तो सरकार ने रिलैक्स कर दिया, तुम टीडीएस ना काटो। और एक बात, इंडिविजुअली 30-30 हज़ार देखना है सभी सर्विस का, पर नो कंपटीशन, वो डायरेक्टर फीस में कोई लिमिट नहीं है, सीलिंग नहीं है, थोड़े 5,000 रुपये पेमेंट है तो भी टीडीएस कटेगा। कितना, 10%, जिसे 7.5 पढ़ना है। समझ आया, पेमेंट और एक्चुअल पेमेंट और बुक्स में एंट्री विच एवर इज अर्लियर, उस बेस पे चलेगा ये। बोलो कोई डाउट इसमें किसी को भी? चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25? देखते हैं। XYZ लिमिटेड इज अ बैंक ऑफिस एंगेज इन कॉल सेंटर। अच्छा, कहता है बैक ऑफिस, XYZ कंपनी इज अ बैक ऑफिस एंगेज एज अ कॉल सेंटर फॉर ICICI बैंक। ये कंपनी ICICI बैंक के लिए क्या चला रही है, कॉल सेंटर। कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 19 से ये कॉल सेंटर चला रही है। किसके लिए, ICICI बैंक के लिए। ओके, ड्यूरिंग द ईयर 2021 इनको ICICI बैंक ने कितने पेमेंट दी, ICICI बैंक है, ICICI बैंक ने कितनी पेमेंट दी है यहाँ, ठीक है, कैमरा ऐसे करता है, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है क्या भाई चांस, कैमरा ऐसे कर रहा है लाइट, जिसे बार बार लाइट आ रही है जा रही है। चलो अब ठीक है। तो कितने पैसे दिए गए ICICI बैंक, 3 करोड़ रुपए कॉल सेंटर को दे रहा है। तो काम भी तो बहुत ज़्यादा है। बैंक के कस्टमर कितने होते हैं, सारा दिन फ़ोन करते हैं, सारा दिन उनका दिमाग खाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसा है। और एक्चुअल में पंगे भी हैं, बैंकों का हाल भी थोड़ा ऐसा है, बंदा परेशान होता है। अब तो उन्होंने क्या बोर करते हैं, वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, आप लोग ये करो वो करो ये करो। पहले तो कहते ये वाला बटन दबा दो 1 2 3, आजकल तो कहते हैं बोल के बताओ सर आपको प्रॉब्लम क्या है। वो कंप्यूटराइज ऐसा सिस्टम है ना कि बोलो आपको कार्ड ब्लॉक करना है, क्या करना है, ये वो। तो वो बंदा ही उससे परेशान हो गया, छोड़ यार क्या करना है, पूछते ही नहीं। ऐसे वो केयर वाले से बात नहीं करवाते, उनके एग्जीक्यूटिव से, वो यही घुमाता रहता कंप्यूटर, कभी किधर कभी किधर। चलो, तो ICICI बैंक का कॉल सेंटर ले रखा है, XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी है, कॉल सेंटर की सर्विस दे रही है। किसको, ICICI बैंक को। कब, 1 जुलाई को। ये कह रहा है पैसे लिए, कितने लिए, 3 करोड़। तो कॉल सेंटर की सर्विस पे कितना TDS है, पहले 2 था, अब 1.5%। तो 3 करोड़ का 1.5% करना 4.5 लाख रुपए बनेगा। कौन काटेगा TDS, ICICI बैंक काटेगा इस कंपनी का TDS। कितना, 4.5 लाख रुपए काटेगा। क्लियर। अब इसकी बजाय कहता है वुड योर आंसर डिफर इफ XYZ लिमिटेड इज ऑल्सो एंगेज इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कैब सर्विस। कैब, गाड़ी की सर्विस दे रहे हैं ICICI बैंक को, गाड़ी बंदों को ले जाने लाने के लिए। अब दूसरा काम हो गया ये। एक तो आपका कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर की सर्विस दे रहे हो, 3 करोड़ ले रहे हो, जिस पे 1.5% ICICI बैंक 4.5 लाख रुपए क्या काटेगा, TDS। दूसरा काम आपके लोगों को इधर उधर ले जाने के लिए क्या देने हैं, कैब सर्विस देने हैं। तो कैब सर्विस पे कहता है जी TDS कितना कटना चाहिए,
3 करोड़ का 7.5%, मतलब ये कोई और सर्विस दे रहे हो, कोई और सर्विस दे रहे हो जो कि कॉल सेंटर में कवर नहीं है। 2% में क्या क्या कवर था, 2 या 1.5% में कॉल सेंटर, फिल्मों की जो थी रॉयल्टी, और एक था टेक्निकल सर्विस। बस बाकी सब किस में गिन लो, बचे हुए सारी सर्विसेज किस में आ जाएंगी, बाकी सारी सर्विस 10, जिसे 7.5 कह लो। कैब सर्विस भी उसमें गिन लो, तो कितना, 3 करोड़ का 7.5%। किसी भी तरह की और सर्विस हो, प्रोफेशनल सर्विस हो, अकाउंटेंसी की सर्विस हो, ठीक है, रिपेयर की सर्विस हो। एक बंदे ने ठेका कर दिया, बहुत बड़ा मॉल है, बंदा ठेका करता है, सर बोलो साल का क्या दोगे, मैं सर्विस करूंगा, कुछ भी खराब हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खराब हुआ, एस्केलेटर रुक गया, 50 लाख का ठेका दिया, 50 लाख का रिपेयर का, कि खराब हो गया पार्ट भी ला लूंगा मैं, ट्यूबलाइट, फैन, कूलर, एसी, एस्केलेटर, कुछ भी खराब हुआ मैं करूंगा, पार्ट भी अपने। तो ये भी किस में आ जाएगा, 194J में, अदर 7.5%। कोई भी सर्विस हो अदर में भर दो 7.5%। नेक्स्ट क्या कहता है, 26 क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, रिया क्लॉथ लिमिटेड क्रेडिटेड 27,000 फॉर प्रोफेशनल फीस। रिया लिमिटेड क्या पेमेंट दे रही है, रिया लिमिटेड पेड फॉर, किसके लिए, प्रोफेशनल फीस के लिए। कितने दे रही है, 27,000। आगे पढ़ो, कह रहा है 23,000 किस लिए दे रही है, टेक्निकल फीस। वैसे प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस कितना है, और टेक्निकल पे 2, 1.5 और 7.5 हो जाता है, पर ये इंडिविजुअली 30,000 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ये तो अलग 30 से कम है, तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस 194J इज नॉट एप्लीकेबल, नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194J एज अमाउंट इज लेस देन 30,000 इंडिविजुअली ईच। 30 से कम है, जोड़ के नहीं देखना, चाहे आप एक ही बंदे को पेमेंट दे रहे हैं पर 2 अलग अलग कामों की पेमेंट दे रहे हैं, समझे। आगे चलो, 2 सर्विस हैं। आगे टोटल 50,000 चेक से दिया 19 दिसंबर को। आगे पढ़ो, 24,000 रुपये किसको दिया इन्होंने, कंपनी वालों ने, डायरेक्टर को, जो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। डायरेक्टर फीस दिया, रिया लिमिटेड ने क्या दी, डायरेक्टर फी पेड। कितने रुपए पे की, 24। चाहे 30,000 से कम है तो भी टीडीएस काटना है 194J में। 24,000 पे 10% नहीं, आजकल 7.5 चल रहा है, तो कितना टीडीएस, 1800, इतना टीडीएस काट लेना। और यहां पे कोई सीलिंग नहीं है 30,000 वाली डायरेक्टर फीस पे। बोलो कोई भी डाउट डायरेक्टर फीस को लेके, किसी को भी प्रॉब्लम हो जाएगा ये डायरेक्टर फीस वाला, कोई भी डाउट। उसके बाद 194LA क्या कहता है, देखना 194LA, ये हटा रहा हूं, LA क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन कहता है, टीडीएस ऑन कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। किस पे, टीडीएस ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा बताओ, कौन एक्वायर करता है, सरकार। अब पकड़ लेंगे किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर, भाई तेरे को कंपनसेशन दे देंगे, प्रॉपर्टी हमारी हुई, बाहर हो जा, ऐसे थोड़ी हमारे पास है। सरकार है, सरकार नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा कर सकती है। अब सरकार कई जगह रोड नहीं निकालती, बाईपास निकाल दी, कई जगह ये अपने हाईवे निकाला, खेतों के पास से निकला है ना, तो लोगों की ज़मीनें एक्वायर करके अच्छा पैसा दिया है। हुड्डा वाले एक्वायर करते हैं, हुड्डा वाले नई कॉलोनी बनाते हैं, अच्छा पैसा देते हैं। कहीं रेलवे ट्रैक निकालना है तो कहीं पे नहर निकालनी है, कोई कभी एयरफोर्स भी एक्वायर करता है ज़मीनें, जगह ज़्यादा चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये ज़मीनें जो भी एक्वायर होती हैं सरकार करती है। तो इसके ऊपर 194IA एप्लीकेबल नहीं था, पढ़ा था ना, 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने वाले को 1% टीडीएस काटना है। यहाँ प्रॉपर्टी कौन खरीद रही है, सरकार। तो क्या सरकार टीडीएस 194IA में काटेगी 1%, ना। तो उस कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी में कौन सा सेक्शन लगेगा, 194LA। रेजिडेंट आदमी को, इंडिया में ज़मीनें रेजिडेंट की ही होंगी नॉर्मली, क्योंकि नॉन रेजिडेंट सब के लिए तो 195 सेक्शन है। ये तो सारे रूल ही किसके हैं, रेजिडेंट लोगों के लिए। तो टीडीएस काटेगी सरकार। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन होने पे ओरिजिनल कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन आप दे रहे हो अंडर लॉ।
एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ दो, एग्रीकल्चर लैंड माफ है। कहां पड़ा माफ है एग्रीकल्चर लैंड? एक तो अपा ने पढ़ा, बिल्कुल सही, सेक्शन 2 क्लॉज 14 बताता है गांव में खेती की जमीन कैपिटल असेट ही नहीं होती, और अगर वो गांवों के अंदर सिचुएटेड बियॉन्ड स्पेसिफाइड एरिया दूर होती है ना, उन जमीनों को बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। चलो शहरी पे आ जाओ, शहरी खेती की जमीन आपकी क्वार होने पे भी कैपिटल गेन बच सकता है, पढ़ा था कहां? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर्ड होने पे जो आपको कंपनसेशन मिलता है, कंपनसेशन रिसीव, उस पे क्या है? नो कैपिटल गेन विल अराइज अंडर सेक्शन 1037 था, जो कहता था सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग कंपनसेशन मिले तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे माफ है, चाहे शहरी जमीन हो। गांव की होती तो सवाल ही नहीं, वैसे ही माफ है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड है, सरकार एक्वायर करे तो माफ है, सरकार एक्वायर करे। मान लो मेरी खेती की जमीन है 2 एकड़, शहर के अंदर ही पड़ेगी, वो 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर अंदर पड़ेगी, 2 किले जमीन है, मैंने बेच दी महंगी, खरीदी थी मान लो 30 लाख रुपए की, 40 लाख की बेच दी, कैपिटल गेन आएगा? आएगा। शहरी जमीन पे कैपिटल गेन कब से माफ होने लगा? वो तो गांव की जमीन माफ है, 214 उसे सेट नहीं मानता, शहरी जमीन पे तो कैपिटल गेन आएगा, तो ही तो सेक्शन 54B बना। शहरी जमीन बेचने पे कैपिटल गेन आता है तो आप कौन से सेक्शन का फायदा उठा सकते हो? इंडिविजुअल HUF 54B, कैपिटल गेन बचाने के लिए नई एग्रीकल्चर लैंड ले लो, पढ़ा था, तो ही सेक्शन बना एग्जम्पशन का अगर गेन आता है। पर अगर वो जमीन सरकार एक्वायर करती है तो माफ है। 1037 तो कब बख्शेगा शहर की जमीन को? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इफ एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कंपनसेशन सेटल अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, तो वो पूरी तरह से क्या होगा? माफ। और वैसे किसी को बेचते हो तो माफ नहीं होता। तो ये तो पॉइंट ही किसका है? कंपल्सरी एक्विजिशन का है। गांव की जमीन एक्वायर हो तो वैसी वो तो सेट ही नहीं माफ होती, लेकिन शहर की भी 1037 में क्या है? माफ। तो ये सेक्शन कह रहा है कि अगर किसी की जमीन एक्वायर की, कौन सी जमीन? जो खेती की ना हो, कोई जमीन एक्वायर की, सरकार पैसा दे रही है तो सरकार टीडीएस कितना काटेगी? 10% और 20%। अगर पेमेंट क्या है? 2.5 लाख रुपए से क्या है? ज्यादा, और एक्वायर लैंड इज एग्रीकल्चर लैंड है तो रहने दो, माफ। ऐसा है अगर कंपनसेशन ही सारा 1.5 लाख रुपए बना है। वैसे एक बात है, इतनी कितनी जमीन ले लेगी सरकार? 1.5 लाख ही मिला आपको, कहता जी बस 1 फुट जगह ही गई है मेरी तो आगे आगे से, बस तो क्या देगी सरकार बाई चांस? ऐसा नहीं होता, वैसे बहुत एक्वायर होती है। कम एक्वायर तो तब होती है जैसे ना मान लो रोड की विड्थ बढ़ानी है या फ्लाईओवर बनाना है, ये सार जाते हैं रास्ते में जगह जगह बना दी ना, गाँव पड़ते हैं वो भी बना दी कि डिस्टर्बेंस ना हो, तो वहाँ क्या करती है सरकार? बस दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी जगह ही तो लेती है रोड पे। दुकान वाले को कहते हैं भैया 2 फुट तोड़ देंगे आगे से तेरी दुकान, बस अंदर हो जा थोड़ा सा, तेरी तो फिर रोड पे आ गई, रोड ही बड़ी होगी। ये जमींदारों को भी यूँ फायदा होता है। मान लो रोड निकालते हैं, भाग भाग के बेचते हैं, वो उनकी ज़मीन एक्वायर होगी, एक तो सरकार 1-1 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से देती है, 80 लाख 70 लाख 65 लाख ऐसे देती है, पैसे अच्छे मिल गए, फिर उनकी ज़मीन फिर रोड पे आ गई। मान लो रोड की विड्थ बढ़ानी है सरकार ने, आगे से सरकार ने 30-30 फुट जगह जमींदारों से ले ली, तो जमींदार फिर खुश है, तो 30 फुट के पैसे अच्छे मिलेंगे। दूसरा उसकी ज़मीन तो फिर रोड पे ही है, किसी और को बेचनी हो 30 फुट आगे से बेचता नहीं, वो कहता मेरी तो पीछे की हो जाएगी ज़मीन, मैं नहीं बेचता। लेकिन सरकार को देने में क्या अर्ज है? वो रोड की विड्थ बढ़ेगी तो हमारी ज़मीन तो फिर भी रोड पे है, तो इसलिए बेचते हैं वो। मान लो कंपनसेशन 2.5 लाख से कम मिला है, बहुत थोड़ा है, छोड़ो माफ। एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर हुई है तो भी छोड़ो माफ है। इन केस पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अवार्ड or agreement which has been exempted under 96 of the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation resettlement act। तो एक एक्ट है लैंड एक्विजिशन को लेके, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2003, उसमें ये केस कवर होता है, उसके अंदर फैसला हुआ है आपको ये कंपनसेशन मिलेगा, तो चलो जाने दो, ये भी क्या है? माफ। डिस्प्यूटेड होता है कई बार, बहुत ही ज़रूरी है, जैसे दिल्ली या वहाँ मेट्रो निकालनी है
वहाँ बड़ा डिस्प्यूट है, लोगों की भी मजबूरी है, तो वहाँ सेटलमेंट अलग से एक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग होता है ऐसे डिस्प्यूट। उसके अंडर जो पैसा मिलेगा, चाहे वो 2.5 लाख से ज़्यादा भी मिलता है, रहने दो, माफ़। ठीक है, ये एक्ट है शॉर्ट में RECTLARR एक्ट, जो भी, ठीक है, 2.5 लाख से कम माफ। TDS कब कटेगा? जब एक्चुअल पेमेंट होगी, क्योंकि वजह ये है ना, मान लो सरकारें तो 4 साल पहले ज़मीन छीन ली आपकी, और कंपनसेशन दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, करते करते 4 साल निकल गए। आप कहाँ से, आपका TDS क्या कैश लेगा? वो सरकार कहेगी ला भैया तू कैश दे, तेरा TDS जमा कराएं। कहते काट लेना बीच में से, ये TDS तो मतलब ही क्या होता है बीच में से कट करने का? तो जब पेमेंट होगी तब सरकार काटेगी TDS, बीच में से काट के बाकी पैसे आपको दे देगी। तो TDS बाद में ही काटा जाएगा जब पेमेंट होगी। क्लियर? हाँ, वो हो जाएगा। वो कोरोना वाला इफेक्ट हर जगह है, पूरे नोट्स में हर जगह। जहाँ 10 है वहाँ क्या हो जाएगा? 7.5। जहाँ 5 है वो 3.75। कोरोना का इफेक्ट हर जगह है। क्लियर? ये बात कह रहा है। ठीक, तो आज सिर्फ इतना ही कर पाएंगे, फिर नोट सेट करके आपको और देंगे आगे का मटेरियल। ऑलमोस्ट हो गया, इसमें ज़्यादा नहीं बचा है। 194 M और N बचे हैं। N है कैश, बैंक में मोटा पैसा जमा करवाने पे, वो है, या M है 195 नॉन रेजिडेंट का, उसमें खास कुछ है नहीं। उसके बाद तो लास्ट टॉपिक सेम है, लास्ट ईयर वाला चल रहा है। रिटर्न भरने की लास्ट डेट्स क्या हैं, टैक्स जमा करवाने की डेट क्या है, लेट करवाने पे क्या लगेगा इंटरेस्ट। तो इसमें इंटरेस्ट का रूल ये होता है, रफली अगर मैं आइडिया दूं, इंटरेस्ट ऑन TDS। 2 बातें होती हैं, देखो, TDS काटा जमा नहीं करवाया, ये बड़ा फ्रॉड है ना। TDS काटा जमा नहीं करवाया, एक होता है TDS ही नहीं काटा। अब मैंने रिक्की को पेमेंट दी, किराया दिया, रिक्की को मैंने 4 लाख रुपए किराया दिया, मुझे पता ही नहीं था TDS भी काटते हैं, मेरी ऑडिट होती है, सब कुछ होता है। दुकान ली है मैंने रिक्की से किराए पे, TDS काटना चाहिए मेरे को। कितना? 4 लाख का 7.5, 4 लाख का 7.5%, 30,000 रुपये हो गया। 30,000 TDS काटना चाहिए, मैंने नहीं काटा, पूरा दे दिया। अब मैंने काटा ही नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, पूरा दे दिया। तो सरकार कहती भैया हमें नहीं पता, काटना चाहिए था, तू ले रिक्की से वापस। जब काटना था नहीं काटा, और आज तू जमा करा रहा है, मुझे कह रहे हैं इस गैप पीरियड पे क्या दे दे हमें? 12% इंटरेस्ट। TDS रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, बट नॉट डिडक्टेड। बंदे को TDS काटना था, नहीं काटा। कितना इंटरेस्ट के साथ देगा अब तू? जब भी देगा 12% पर एनम के हिसाब। पार्ट ऑफ द मंथ को क्या मानना है? पार्ट ऑफ मंथ को होल मंथ मानना है, होल मंथ। एक होता है दूसरी सिचुएशन, TDS डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। ये तो बहुत गलत बात है भाई, सरकार का पैसा रख के बैठा तू, TDS काट के कहते जी खर्च हो गए जी, मैंने सोचा था करा दूंगा पर खर्च हो गए। उसका TDS काट लिया, लेके घूम रहा है जेब में। तो ये तो सरकार का पैसा लेके घूम रहा है। जितना लेट हो गया इस पे इंटरेस्ट कितना है? 18% पर एनम, 1.5% महीने का। इस पे क्या है? 1% महीने का। तो देर ना करो, हर महीने का TDS अगले महीने की 7 तारीख को ऐसे करता है। अप्रैल में TDS काटा, 7 मई को जमा करवा दो, मई वाला 7 जून, जून वाला 7 जुलाई, ऐसे चलता है। लास्ट वाले में 30 दिन मिल जाते हैं, मार्च वाले में 30 अप्रैल को करवा दो। इस तरह से चलता है। TDS की रिटर्नें क्वार्टरली जाती हैं नॉर्मली, हर 3 महीने बाद। देखो 2 बातें हैं, TDS काट के TDS जमा करवाना चालान के साथ, वो एक अलग बात है। ठीक है, TDS काट रहा हूँ मैं रिक्की का या किसी का भी, उनको मैं कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट दे रहा हूँ तो उस पर काट रहा हूँ, तो जो भी TDS काट रहा हूँ मुझे जमा कराना है। कर्जे लिए बैठा हूँ मैं लोगों से, तो भी मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मेरी ऑडिट है तो मैं TDS काटूंगा। कौन से सेक्शन में? मैंने लोन ले रखे हैं मार्केट से 194 अकेला 194 तो डिविडेंड का है। 194A अदर इंटरेस्ट, मैं पेमेंट दूंगा 5,000 से ऊपर तो TDS काटूंगा। हाँ, अगर मेरा टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा है। कितना? 7.5, 10 का कम करके 7.5, तो TDS काटूंगा सारा। तो TDS तो मैं जमा करा दूंगा हर महीने, जैसे भी जमा कराना है, अगले महीने की 7 तारीख तक करवा दूंगा। ठीक है, ये एक अलग बात है। हर 3 महीने बाद TDS की एक रिटर्न भी जमा होनी है। वो क्या होगी? 3 महीने में मैंने जिस जिसका TDS काटा, TDS काटने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है? 10।
वो बात अलग है। 194 IA था जो बार वाला, 194 IB था जो रेंट वाला, उस पर नहीं है 10 की ज़रूरत। 26 QB 26 QC भरते थे, फॉर्म 16B और 16C सबूत के तौर पे देते थे। वहाँ 10 नहीं, बाकियों में क्या लेना पड़ता है TDS काटने के लिए? 10 नंबर। तो मुझे क्या करना है, जिसके पास 10 है, हर 3 महीने बाद एक रिटर्न भी भरनी है TDS की, जिसे आप TDS स्टेटमेंट कह सकते हो। उसमें क्या लिखूंगा मैं? देखो जी, मैंने इस आदमी का TDS काटा, ये मैंने हर महीने आपके पास जमा करवा दिया पैन नंबर के साथ, ये TDS की रिटर्न है। जब मैं TDS की रिटर्न भर दूंगा पैन नंबर सही लिख के सबके, तो आप सबके अकाउंट में 26 AS में दिखने शुरू हो जाएंगे कि हाँ आपका TDS सुमित ने काट के इतना जमा किया है। मान लो मैंने किसी का TDS काटा, रिक्की का पैसे भी काट लिए, सरकार को जमा भी करवा दिए, गलती से मेरा पैन नंबर गलत चढ़ा दिया मैंने, रिक्की का पैन नंबर में एक अल्फ़ाबेट गलत हो गया, रिक्की ढूंढ रहा है 26 AS में आ ही नहीं रहा। मैंने कहा वेट कर ले, अगले महीने आ जाएगा, लेट हो जाता है। 26 AS में फिर नहीं आ रहा, तो पता लगा 26 साल बीत गया, दिखाई नहीं रहा। तो मुझे कहेगा ये मेरी TDS की रिटर्न क्या होगी? रिवाइज, तो इसके अकाउंट में दिखेगा। इसका तरीका यही है, मेरे को आके कंप्लेंट करेगा, साहब मेरे को पैसे दो, मेरा TDS काटा ही नहीं आपने। मैंने कहा काटा है ना, कहता फिर कहाँ है? मेरे तो अकाउंट में नहीं दिख रहा इनकम टैक्स की साइड पे। फिर मैंने चेक किया, हो गलती होगी यार, तेरा ना M था N लिख दिया एक जगह मैंने गलती से, हमारे बंदे ने, तो TDS तेरे अकाउंट में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँगा? TDS की रिटर्न को रिवाइज करूँगा, और कोई तरीका नहीं। मेरी जान खाओगे तुम आके, भैया TDS दो, नहीं तो पैसे दो, सही है ना। अभी एक पुलिस वाला आ गया सामने थाना है, वो आ गया, उसका ना ऐसी था 26 AS दिख नहीं रहा था TDS, कटा हुआ था 32-33 हज़ार रुपये, अच्छा खासा फॉर्म 16 था उसके पास, डिपार्टमेंट ने TDS काटा था। आ गया, हमने साल बीत गया, रिटर्न भरनी थी, 26 AS चेक किया, उसका दिखाए ना। वो कहा साहब आप करो। मैंने कहा जी मैं क्या करूँ, आप अपने डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट करो, उनको कहो वो TDS की रिटर्न रिवाइज कर। अब सरकारी काम है, वो कहाँ सुनते हैं ना, उस वो पढ़ा लिखा इतना भाई उनको समझा सके। वो भी कौन सा, पुलिस वाले खुद TDS काटते हैं तो वही काम है उनके, TDS तो वो खुद किसी से बनवा रहे होते हैं। तो कौन TDS की रिटर्न जाके रिवाइज करेगा? उस बेचारे की कौन बात सुनेगा? और ना सुनेगा तो बेचारे का तो नुकसान है, उसका तो 30,000 रुपये एडजस्ट ही नहीं होना कहीं भी, 30-32 हज़ार रुपये। उसमें वो सोच रहा है आप ही कर दो यार, आप ही फीस ले लेना, आप कर दो। मैं कैसे कर दूंगा उनकी TDS की रिटर्न रिवाइज? मेरे पास पार है। TDS की रिटर्न जिसने गलत भरी वही रिवाइज करेगा ना। अब लोगों को ये बात नहीं समझ आती। इनकम टैक्स की साइट पोर्टल रुका हुआ है 1 जून से, कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है। इतना बड़ा पोर्टल, इतने लोगों ने रिटर्न भरनी है, इतने सालों से सही चल रहा था। वही बात सरकार ने नया बनाया इन्फोसिस से, 1 जून को शुरू करना था। अब देख लो कितना टाइम होगा, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर आ गया। अब भी वो कभी कुछ मिसबिहेव करता है। आपने रिटर्न भरी, कई बार दिखानी बंद करता है, भरी नहीं, आप घबरा जाते हो भी क्या, फिर अगले दिन दिखा देता है हाँ भरी थी। अब ये हाल है। अब कोई लड़की थी इलाहाबाद की, उसको 1.5-2 महीने हो गए रिटर्न दिए हुए, उसने जाना है फ़ौरन, सारा काम हुआ पड़ा है उसका, फ़ौरन जाना है, वो इनकम स्टेटमेंट बनती है। अब वो उसको मैंने कई बार समझा दिया कि पोर्टल नहीं चल रहा, कि सर ऑल्टरनेटिव देखो आप। ठीक है, मैं डुप्लीकेट बना के दे दूँ क्या रिटर्न भी, चलो चला लो भी। रिटर्न तो डिपार्टमेंट की साइट भी जाएगी और वो पोर्टल चल ही नहीं रहा, तो रिटर्न भरी नहीं जा सकती। कहती मेरा काम रुका हुआ है। तो काम रुका है तो इसमें क्या करें? अब इनकम टैक्स वाले नहीं समझते ना ये बात। तो बाई चांस 2-3 दिन पहले चली, वो पोर्टल चल गया, बड़ी मुश्किल से सवेरे बंदा लगा था, शाम तक जाके रिटर्न तैयार हुई उसकी। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई डाटा ना एक्सेप्ट करे, एरर दिखा रहा है बार बार, कोई एरर है ही नहीं, एरर दिखा रहा है बार बार, मतलब दिक्कतें हैं उसमें। चलो अब रिटर्न तो उसकी चलेगी, ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं, डिपार्टमेंट को भेजने की जरूरत नहीं, रिटर्न वेरीफाई होगी। तो उसमें क्या आधार नंबर पे OTP जा रहा है, OTP वो दे रही है। कई बार तो 4 बजे वहाँ लिंक किया, OTP 7 बजे जा रहा है, 7 बजे देती है तो सेशन तो आउट होना है, वो कोई हम खोल के थोड़ी बैठे हैं किसी का अकाउंट इतने घंटे वेट करते हैं। वो दोबारा डालते हैं तो इनवैलिड। कई बार तो इमीडिएटली आ गया OTP और उस सामने वाले बंदे ने हमें दे दिया, फिर भी वो कह रहा है एरर है। अब वो लोग क्या करें? उसको लगता है ये काम ही नहीं कर रहे हमारा, क्या सर फीस बताओ, आपके अकाउंट में फ़ीस डाल देते हैं। तो वो लोग अब फीस क्या करेगी इसमें, इतना तो कोई बड़ा काम ही नहीं है, लेकिन एक बड़ी हेडेक है। तो रोज़ फ़ोन आए तो बंदा भी परेशान होता है, अब क्या जवाब दें, उनको तो पता ही नहीं है। ऐसे ही GST में होता है, डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, कई बार तो क्या पिछले महीने की एक्सटेंड होकर आगे चलेगी, अब वाली एक्सटेंड होने से रहेगी। वो कहते हैं जी सर आपकी रिटर्न भरनी है, वो बंदा परेशान है, कहते हैं अभी तो भरी थी। उसको क्या समझाएं, वो पिछली भरी थी भाई, अब अगली भी आ गई है। तो कहानी इतनी उलझ गई है।
तो सारे प्रोफेशनल परेशान हैं, भी क्या करें क्या ना है। कई तो कहते हैं छोड़ दे बस, क्लाइंट को कहते हैं नहीं भरते भैया, नहीं भरी जाती हमसे, हम तो इस साल काम ही नहीं करते। अब बंदा फ़ोन कर करके पूछे जाएगा तो परेशानी तो होगी, वो समझता नहीं। वो बताया ना, वो तो आराम से सोता है, कहता जब भर जाए हाँ बता देना, लगे रहो रात भर, जब हो जाए काम बता देना। ये सिस्टम हो रहा है। चलो तो ये TDS की डेट कब भरी जाएगी नहीं भरी जाएगी, ये सारा लास्ट टॉपिक हमारा होगा। ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया है ये वाला।